हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम क्लैरिटी। तो इस वीडियो में हम विजन IAS के सितंबर मंथ के इन्वायरमेंट के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, अभी तक आपने जितने भी इन्वायरमेंट के वीडियोस देखे हैं चैनल पे या पिछले किसी भी महीने के इन्वायरमेंट के टेक्स्ट को आपने पढ़ा है, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस महीने का ये इन्वायरमेंट का सेक्शन है, पर्टिकुलरली बिकॉज यहाँ पे जो शॉर्ट न्यूज है वो एक इलेबोरेटेड मैनर में डिस्कस की जानी चाहिए थी, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। बहुत सारी चीजें क्रिस्प लिखने के चक्कर में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग हियर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी डिफिकल्टी हो सकती है। सो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी एक्सप्लेन्ड हियर in detail in the most simplest possible manner. So in case you find this video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that. Please watch the video till the end. It is going to be very very important for you. ऑल्सो अगर आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है जो आप सिर्फ रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, प्रीलिम से पहले, मेन से पहले। ये रेडीमेड पीडीएफ हैं इन द सेंस आपको, अगर आप ये डिस्कशन सुन लेंगे, एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे, उसके बाद आप सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे, इट विल बी इनफ फॉर यू। तो इट हैज एक्चुअली मेड योर जॉब ईजियर। आपको खुद से यहाँ पे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, हर चीज इस तरह से ही हाईलाइट की गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट दीज पीडीएफ्स, आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं या और भी कुछ कुछ अपडेट्स जो हैं वो उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाएंगे। सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल एज वेल। ऑल्सो अगर आप पिछले किसी भी महीने की विजन IAS की मैगजीन से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द चैनल। आई वुड लिंक देम इन दी आई बटन। अगर आप सितंबर मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस, इकोनॉमी, IR के सेक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो वीडियोज भी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। आई बटन में उन्हें लिंक कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज video and the first topic we have to discuss is नमामि गंगे प्रोग्राम। देखिए, रिसेंटली ये इतना ज्यादा आ रहा है विजन IAS मैगजीन्स में, तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नमामि गंगे प्रोग्राम और NMCG बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या की फंक्शंस हैं, ये सोसाइटी है, कंपनी है, क्या है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नमामि गंगे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए, शुरुआत में इस वीडियो के आपको ऐसा लग सकता है बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स पे शिफ्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो न्यूज क्या है, एक लेटेस्ट जो हमारे को प्रोजेक्शंस मिली हैं ऑन द नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टॉल्ड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, they are capable of treating just 20% of the sewage estimated to be generated in the 5 major states जो गंगा के along लाए करती हैं। तो सिर्फ 20% जो सीवेज है, टोटल सीवेज में से सिर्फ 20% ही केपेबल है ये ट्रीट करने का, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, और क्या है न्यूज के बारे में हमें जो पता चला है, आउट ऑफ टोटल 409 प्रोजेक्ट्स केवल 232 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं और ऑपरेशनल हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिले हियर। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है। अब हम आते हैं अबाउट NGP यानी कि नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इंटीग्रेटेड कॉन्जर्वेशन करनी है। सो इट इज एन इंटीग्रेटेड कॉन्जर्वेशन मिशन जो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करना चाहता है। देखिए, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो वर्बैटम आपके प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स में आपको मिल सकती हैं अगर नमामि गंगे प्रोग्राम पे आंसर क्वेश्चन आता है तो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स इसको क्या फुलफिल करने हैं, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। ओके, तो बेसिकली क्या करना है, पोल्यूशन को यहाँ पे कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश करना है, ड्रेस करने की कोशिश करना है, और कॉन्जर्वेशन एंड रीजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें गंगा रिवर को और उसके
जो भी फ्लो है उसको कंजर्व करने के साथ साथ रीजुविनेट भी करना है। तो एक पोल्यूशन वाली चीज, एक रीजुविनेशन वाली चीज, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इट ऑल्सो कवर्स इट्स ट्रिब्यूटरीज अंडर वन अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में इसे कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, that it covers only river Ganga excluding its tributaries, which is a false statement. It also covers its tributaries under one umbrella program. आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके 2 phases की ड्यूरेशन क्या है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है रिसेंटली, नमामि गंगे प्रोग्राम ऑन ट्रैक है कि नहीं है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, ये बहुत सारी चीज़ें। तो नमामि गंगे मिशन 1, तो ये बेसिकली फेज जो था वो 2014 से लेके 2021, नमामि गंगे मिशन 2 2022 से लेके 2026, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। 2026 तक यहाँ पे 2022 से है। ओके, की फीचर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि नमामि गंगे प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट इज नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यू मस्ट नो दैट। इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इसके स्टेट काउंटर पार्ट्स हैं स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, जिसे हम SPMGs भी कहते हैं। तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके की पिलर्स क्या हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम के की पिलर्स क्या हैं? सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग एंड गंगा ग्राम। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द की पिलर्स अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। तो आपको ये याद होंगे तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग ताकि आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो ऑफकोर्स न्यूज भी है, तो आपको पता चल गया कि हाँ सीवेज ट्रीटमेंट तो होती है, ठीक है, उसके लिए प्लांट्स तो सेटअप किए जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। नंबर 3, रिवर सरफेस क्लीनिंग। नंबर 4, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस। आपको अभी हम जब कंपोनेंट्स देखेंगे ना नमामि गंगे प्रोग्राम के, तो आपको पता चलेगा कि ये जन गंगा प्रोग्राम है। ओके, सो पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग एंड गंगा ग्राम। गंगा हमें गांव बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमें पता चलती है। और मेजर स्टेट्स जो हम कवर कर रहे हैं, जो हमने ऊपर न्यूज में भी देखा, 5 स्टेट्स है ना जहाँ गंगा है मेजरली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट्स भी आपको याद होनी चाहिए प्रीलिम्स में। अगेन इस पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। यू मस्ट नो कि 5 स्टेट्स कौन सी है। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज जो हमें करनी है ताकि हम गंगा को कंजर्व कर सकें, वो 3 सेगमेंट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। ओके, एक है एंट्री लेवल एक्टिविटीज। एंट्री लेवल एक्टिविटीज मतलब हमें इमीडिएटली इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते कि हम इनको 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं। या अगर हमें गंगा को रिजुविनेट करना है या बचाना है, ठीक है, उसके फ्लो को, उसकी उसकी प्योरिटी को, तो हमें ये करना पड़ेगा। सो दीज आर इमीडिएट स्टेप्स। फिर उसके बाद आता है मीडियम टर्म एक्टिविटीज विच हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 5 years ऑफ टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज जिनको हमें 10 साल में इम्प्लीमेंट करना है। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रीलिम्स में इसके बारे में कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे ऐसे मैनिपुलेट किए। देखिए, मैं आपको हर वो पॉसिबल तरीका बताती रहूंगी साथ साथ में जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और जो मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रीलिम्स देंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसी पैटर्न पे पेपर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नमामि गंगे प्रोग्राम आर ट्रू, ठीक है, उसमें से एक स्टेटमेंट क्या है, दैट द एक्टिविटीज आर स्प्लिट इनटू 5 सेगमेंट्स और 2 सेगमेंट्स, है ना, मीडियम टर्म एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एंट्री लेवल, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो नंबर्स के साथ प्ले करना वैसे भी यूपीएससी को बहुत पसंद है।
ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। अब हम आते हैं एनएमसीजी पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एनएमसीजी एक सोसाइटी है विच गॉट रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगर आपको मैं और स्पेसिफिकली बताऊं कि ये कब रजिस्टर हुई थी, तो 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2011 को ये सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हुई थी। नॉट इम्पॉर्टेंट बट ऐसे ही बता दिया, पता था तो। स्ट्रक्चर क्या है एनएमसीजी का? स्ट्रक्चर 2 टियर्ड स्ट्रक्चर है, आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक पिछली इन्वायरमेंट की वीडियो में भी हमने एनएमसीजी को डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बताया था। अगेन इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, 3 टियर्ड स्ट्रक्चर है, 5 टियर्ड स्ट्रक्चर है, 4 टियर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, सो इट इज अ 2 टियर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक है गवर्निंग काउंसिल और एक है एग्जीक्यूटिव कमिटी। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है बेसिकली ये अप्रूवल देती है फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स अप टू ₹1000 करोड़। ओके, गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमिटी। ओके, फिर आते हैं लीगल बैकिंग पे। इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट इज प्लेस्ड एट थर्ड प्लेस इन 5-tier structure envisaged by the Environment Protection Act 1986 for रिवर गंगा। तो रिवर गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली 5 हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है। तो उन 5 पोजीशंस में से जो थर्ड नंबर पे आता है वो एनएमसीजी है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली जो यहां आ रहा है वो एनएमसीजी है। ओके, सो थर्ड पोजीशन पे ये है। आप बहुत लॉजिकल है, मैं बताती हूँ कैसे। नंबर 1 है नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है। नेशनल गंगा काउंसिल इज चेयर्ड बाय पीएम। ओके, फिर उसके बाद कुछ ऑफकोर्स ये भी नेशनल लेवल पे ही है, वो है एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा। इसका चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। अब इसके बाद यहाँ स्टेट गंगा कमेटी तो डायरेक्टली नहीं आ जाएगी, एनएमसीजी हैज टू कम समवेयर हियर। ओके, तो थर्ड पोजीशन, क्योंकि इसके बाद फोर्थ पोजीशन आ जाती है स्टेट गंगा कमिटीज की, फिर फिफ्थ पोजीशन आ जाती है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज की। सो लॉजिकल इनफ। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनएमसीजी के? मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज इन द रिवर गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है दैट एनएमसीजी का ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज रिवर गंगा में इंश्योर किए जाए एंड इंक्लूडिंग ऑल्टरिंग द सीजनल वेरिएशन, बिल्कुल भी नहीं। सीजनल वेरिएशन तो जो पानी में रहेगा वो तो रहेगा ही ना, सीजन के हिसाब से पानी ज्यादा कम तो होगा ही, तो उसको ऑल्टर नहीं करना। इट वॉन्ट्स टू मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज इन द रिवर गंगा विदाउट ऑल्टरिंग द सीजनल वेरिएशंस। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, और क्या करना है? इंश्योर इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड रीजुविनेशन बाय अडॉप्टिंग अ रिवर बेसिन अप्रोच। तो यहाँ पे जो फैक्टर है, जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कंजर्वेशन, यूनिट ऑफ रीजुविनेशन क्या है? पूरा रिवर बेसिन अप्रोच है, तभी तो ट्रिब्यूटरीज भी आ रही हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मे बी प्रीलिम्स में इसको मैनिपुलेट करके कुछ और लिखा हो सकता है रिवर बेसिन की जगह, तो ऑफकोर्स ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फंक्शंस क्या है? इंप्लीमेंट द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। अचीवमेंट्स क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम के? अगर हम देखें मीडियन वैल्यू डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की, जो रिवर हेल्थ का एक इंडिकेटर है, तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स में हमें देखने के लिए मिला है 2022 के सर्वे के हिसाब से। ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पता है ये ना चेंज होते रहेंगे, तो मेरा सजेशन है कि अभी आप इस पे ध्यान ना दें। आपके मेन से पहले अगर दोबारा ये कभी कवर किया जाएगा तो ये डेटा जो बिल्कुल फ्रेश डेटा होगा वो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि क्या की इनिशिएटिव्स आज तक लिए गए हैं रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए, उसकी प्रिस्टीन जो फ्लो है उसको कॉन्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको ऑफ कोर्स ये तो पता ही होना चाहिए, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या है? नमामि गंगे प्रोग्राम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन और यहाँ पे क्या स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू this. So first is clean गंगा फंड। क्लीन गंगा फंड पहला पॉइंट आप लिखेंगे। 2014 में बेसिकली इसको सेटअप किया गया था टू क्लीन अप द गंगा। ओके, और अब क्लीन अप करना है तो क्या करेंगे आप? यू वुड सेट अप वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, यू वुड ट्राई टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर एज वेल, ठीक है। तो क्लीन गंगा फंड पहला पॉइंट।
दूसरा नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। ओके, तो इसको बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ही एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको 2016 में डिसॉल्व कर दिया गया और फिर इसका सक्सेसर क्या है अब, नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद थर्ड क्या है, बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल। आपको पता होना चाहिए कि 2017 में एनजीटी ने बैन कर दिया था कि कोई भी वेस्ट, एनी वेस्ट कांट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द गंगा। फिर उसके बाद कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज, हम बेसिकली बहुत सारी टीम्स ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, जर्मनी से आज तक इनवाइट कर चुके हैं, ताकि हम डिजोल्व ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सके, समझ सके, नए इनिशिएटिव्स ले सके, इनोवेटिव। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं जो नमामि गंगे प्रोग्राम बेसिकली फेस कर रहा है। डीले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो तो हमने ऊपर ही देख लिया। हमने ऊपर क्या देखा था, जो न्यूज़ थी कि 409 प्रोजेक्ट्स में से जो फुली ऑपरेशनल है ना, जो प्रोजेक्ट्स हैं एज ऑफ दिसंबर 2022, इट्स जस्ट 232। 409 में से केवल 232 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीटली ऑपरेशनल हो पाए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए ऊपर वाला डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है डीले का, क्योंकि देखिए आपको अप्रूवल्स चाहिए, परमिशंस चाहिए, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, रेलवे से, अगर आपको रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है, बहुत सारी और चीज़ें, आपको लैंड एक्वायर करना है, सो डीले। और क्या चैलेंज है, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ 14,745 करोड़ का फंड बेसिकली रिलीज किया गया है एनएमसीजी द्वारा टू स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, या फिर स्टेट मिशंस फॉर क्लीन गंगा या बाकी स्टेट लेवल की एजेंसीज के लिए टिल जून 2023। और स्टेट्स, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, पॉइंट ये होना चाहिए दैट स्टेट्स डिपेंडेंस ऑन सेंटर फॉर फंड्स, है ना। तो ये बेसिकली पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इम्प्लीमेंट बेसिकली अल्टीमेटली इन्हीं को करना है। ठीक है, इनएडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट, तो वो भी हमें न्यूज में ही देखने के लिए मिल गया था कि सिर्फ और सिर्फ 20% केपेबिलिटी है पूरे सीवेज में से यहाँ पे ट्रीट करने की। तो ये भी चीज यहाँ पे है। फोर्थ, गवर्नेंस इश्यूज। अभी इतनी सारी अथॉरिटीज बन गई हैं स्टेट पे, नेशनल लेवल्स पे, है ना, तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होते हैं, और जितना डुप्लीकेशन उतना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सो गवर्नेंस इश्यूज। फिर उसके बाद लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि आई थिंक इस समय पे जिस तरह का कंपेटिटिवनेस, जिस तरह की एफिशिएंसी प्राइवेट एंटिटीज लेके आती हैं, वो कोई भी नहीं लेके आ सकता। और जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह का ग्राउंड लेवल एक्सपर्टीज सिविल सोसाइटी लेके आती है, वो ऑफकोर्स सरकार को नहीं पता होती। तो यहाँ पे लेकिन नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए या फिर गंगा कंजर्वेशन के लिए इतना एंथुजियाज्म ना ही प्राइवेट एंटिटीज से देखने के लिए मिला है और ना ही सिविल सोसाइटी से, कि सरकार के अलावा अपने पार्ट पे ये दोनों कुछ नहीं कर रहे। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हमें एक चैलेंज देखने के लिए मिलता है। अब हम आते हैं क्या स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं इंटरवेंशन के नमामि गंगे के, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे निर्मल गंगा, आई होप आप निर्मल का मतलब समझते हैं, प्योर, राइट। सो इट्स लाइक प्योरिफिकेशन ऑफ गंगा, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो व्हाट वुड यू डू इफ यू वांट टू प्योरीफाई समथिंग? सो आप सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, सो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसको हमें यहाँ पे एड्रेस करना है। वेस्ट वाटर रीयूज करना है। ऑफकोर्स अगर आप ट्रीट कर लेंगे तो यू विल ट्राई टू रीयूज एंड रिसाइकिल, है ना। रूरल सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आई होप आपको निर्मल से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ आ गए। फिर आता है अविरल गंगा, राइट। अविरल गंगा बेसिकली हमें, अविरल का मतलब है जिसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, है ना। तो वो बेसिकली कि आप इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन करें, चाहे कितनी ही सीजनल वेरिएशन हो, लेकिन एक बेयर मिनिमम तो फ्लो होना चाहिए ना। वेटलैंड मैपिंग करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, क्योंकि वेटलैंड्स भी तो इंश्योर करते हैं पानी का फ्लो, राइट। फ्लड प्लेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, स्मॉल रिवर रिजुविनेशन। ओके, फिर उसके बाद आता है जनगंगा। ओके, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट। ओके, गंगा रन, गंगा उत्सव, गंगा क्वेस्ट, एंड ऑफ कोर्स यू वांट पीपल, गंगा क्विजेज होती हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बेसिकली लोगों के पार्टिसिपेशन के, लोगों के एंथुजियाज्म के लिए किया जाता है। रिवर फ्रंट घाट्स एंड ऑल दैट, ताकि अभी ओके, लेट्स कम टू दिस ज्ञान गंगा।
ज्ञान गंगा बेसिकली वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, हाई रेजोल्यूशन मैप, मतलब इन द सेंस हमें मैपिंग करनी है, यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है ना। तो जब तक हमें वी डोंट हैव ईच एंड एवरी नॉलेज, वी डोंट हैव ईच एंड एवरी information on Ganga, how can we connect dots and take steps? So हम वो basically यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, water quality monitoring, high resolution mapping of Ganga stretch, microbial diversity, aquifer mapping, spring rejuvenation, cultural mapping, spring rejuvenation। तो ये basically यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। फिर उसके बाद अर्थ गंगा, आई होप आप अर्थ का मतलब समझते हैं। अर्थशास्त्र, तो अर्थ मतलब बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी चीजें होती हैं जिससे आपको पैसा मिले। पैसा तो खैर क्या, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जो भी चीज मॉनेटरी होती है उसे हम अर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही मतलब हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। So what we are trying to do through Earth Ganga aspect of this project is we are focusing on the sustainable development of the Ganga and its surrounding areas by focusing on economic activities related to the river. Okay, so we are sort of monetizing reuse and sludge, reuse and wastewater जो भी इसका है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर का रीयूज है उसको मोनेटाइज करके फिर जो पैसा आएगा उसको दोबारा गंगा के ही कॉन्जर्वेशन में लगाना। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, सब कुछ यूज करके फिर उसको यूज कर लेना, जो है ऑलरेडी अवेलेबल उसी को यूज कर लेना, बहुत कुछ ऐसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। कल्चर, हेरिटेज एंड टूरिज्म, इससे जो पैसा आएगा उसको गंगा कॉन्जर्वेशन में ही लगा देना, दीज थिंग्स। ओके, सो ये भी आपको बेसिकली जो फैसेट्स हैं, अर्थ गंगा, निर्मल गंगा, अवरल गंगा, है ना, ये सब कुछ पता होना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है रेवेन्यू जनरेशन। आप और नए इनोवेटिव वेज लेके आए ताकि आप सफिशिएंट रेवेन्यूज जनरेट कर सके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ सरकार पे निर्भर रहना और वो भी जो फंड मिलेगा एनएमसीडी से स्टेट लेवल कमिटीज के लिए, not enough, right? So come up with some maybe cess or something like that. Okay, restore local storages, of course बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे small river bodies rejuvenation के अंडर आता है ये। So ponds, lakes, wetlands, it should be an क्योंकि integrated mission है ना, so it should be an integral part of the river restoration, right? मैपिंग एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, बिल्कुल। अभी सबसे बड़ा डीले का जो कारण है वो लैंड रिकॉर्ड्स वाली जो दिक्कत है ना, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल्स ले पाना, ये सब कुछ बहुत डीले करता है प्रोजेक्ट्स में। सो मेक प्रिसाइज लैंड रिकॉर्ड्स, अपडेट देम, ओके, जिसकी वजह से यहाँ लड़ाइयाँ या इतने डिस्प्यूट्स भी अगर पड़े हुए हैं, सो ट्राई एंड डू दैट। बाकी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स या फिर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक्सेस टू टॉयलेट्स ताकि पोल्यूशन ना हो, है ना। अगर आप ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस बना रहे हैं, गुड इनफ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी रिवर्स नहीं पोल्यूट होंगी, आपकी रिवर्स गंदी नहीं होंगी। So it's good, these projects are in a way facilitating Namami Gange project or program, okay? तो ये चीज को और ज्यादा encourage करना चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, IPBES असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि अभी देखिए आपके प्रीलिम्स में भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के एग्जांपल्स बेसिकली आए थे और ये क्या है फिर आपसे पूछा गया था, है ना। आप अभी रिसेंट पेपर्स उठा के देख सकते हैं। वैसे ही अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के क्या इम्पैक्ट है नेटिव इकोलॉजी पे, ये सब कुछ बहुत डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह की असेसमेंट रिपोर्ट का कुछ डेटा पता होना चाहिए, कुछ डेटा बैंक जो ये है ये बिल्कुल पता होना चाहिए। रिमेंबर इट, ओके। चैलेंजेस क्या हैं और कुछ एग्जांपल्स इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के, जो इनफैक्ट शॉर्ट न्यूज़ जब हम कवर करेंगे उसमें से भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और कुछ वे फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, क्लीन गंगा, है ना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पेंडिंग है यूपीएससी के पार्ट पे मेंस में। प्रीलिम्स में तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, सो लेट्स एक्चुअली गेट इनटू इट। न्यूज़ क्या है? रिसेंटली the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services has released assessment report on invasive alien species and their control. तो IPBES ने क्या किया है, इस प्लेटफॉर्म ने रिलीज की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल। ओके, और क्या है न्यूज़ के बारे में जो हमें पता होना चाहिए? तो रिपोर्ट एनालाइज करता है कि किस लेवल का थ्रेट हमको है ना,
हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज को या फिर बायोडाइवर्सिटी को है इन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की वजह से, है ना। और कितने ही इफेक्टिव हैं करंट इंटरनेशनल, नेशनल, सब नेशनल कंट्रोल मेजर्स जो हमने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को रोकने के लिए लिए हुए हैं, है ना, कितने ही इफेक्टिव हैं वो। तो ये सब कुछ हमें रिपोर्ट में देखने के लिए मिलता है, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा। ठीक है, डेटा क्या है? 37,000 एलियन स्पीशीज एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड। देखिए एक और बात, हर एलियन स्पीशीज इन्वेजिव नहीं होती। ठीक है, एलियन मतलब जो ऑफ कोर्स वहां की नहीं है, बाहर से आई है। ठीक है, लेकिन बाहर से आई हुई हर चीज बुरी नहीं होती, सिंपल, है ना। तो वैसे ही 37,000 एलियन स्पीशीज अगर वर्ल्ड वाइड एस्टैब्लिश्ड है, वो वहां की नहीं है लेकिन वहां एस्टैब्लिश की गई है, लेकिन उसमें से 3500 इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट है वहां के नेचर पे, वहां के बाकी इकोसिस्टम पे, और कहीं केसेस में तो वहां के लोगों के लिए भी। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। ओके, इसमें से अगर हम देखें सबसे ज्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो 34% प्रपोर्शन ऑफ इम्पैक्ट रिपोर्टेड इन दी अमेरिकाज, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, एंड 25% एशिया पैसिफिक। ओके, सो ये सब बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया। 34% हमें अमेरिकाज के लिए देखने के लिए मिलता है, 31% यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, 25% एशिया पैसिफिक, 7% अफ्रीका। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऐसा हो सकता है कि लिखा हो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखे गए हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के, वो मरीन रेलम में देखने के लिए मिले हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि ये तो देखिए कॉमन सेंस भी है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में इतने बार लेंटेना ये सब वगैरह पे क्वेश्चन आए हैं कि क्या है ये, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं सारी की सारी, और ये टेरेस्ट्रियल रेलम में आती है, प्लांट्स है ना मोस्टली। ठीक है, तो 75% ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल रेलम। ओके, और एक और बात, आपको ऐसा लग सकता है, गलत फहमी हो सकती है कि हम ट्रॉपिकल उसमें लाए करते हैं, यहाँ पे हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज देखते हैं, तो मे बी ट्रॉपिकल एरा और गर्मी भी बहुत है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ होते होंगे एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि सारी दिक्कतें तो ट्रॉपिकल एरा में ही है। बिल्कुल गलत। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि आप सोचिए एक बार को, अगर कोई फॉरेन चीज़ टेम्परेट या फिर जहाँ पे आइसी आइस है ना, वहाँ पे आपने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वो एस्टैब्लिश कर दी, तो सोचिए किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा उस इकोसिस्टम में। क्योंकि वहां पे तो आइस है, वो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, जो पूरा इकोसिस्टम है वो बदल जाएगा, और वो पूरे किस लेवल का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वहां पे। तो वही यहाँ पे लिखा है, 75% ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल रेलम, स्पेशली temperate and boreal forests and woodlands and cultivated areas. Okay? तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कि क्या होती है, चलिए ये तो बड़ा बेसिक हो गया, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होती हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का एक सबसेट है, राइट। और एलियन स्पीशीज क्या होती है, जिनको कहीं और एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, लेकिन वैसी स्पीशीज जिनको कहीं और एस्टैब्लिश किया गया है और वहां की बायोडाइवर्सिटी, लोकल सिस्टम और स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है उनका, तो हम उन्हें इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। प्लीज डोंट बी अंडर द कंसिडरेशन एलियन स्पीशीज में केवल प्लांट्स आते हैं, बिल्कुल नहीं। एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक एलियन स्पीशीज हो सकते हैं। Okay, so they have been introduced by human activities to newer regions, and all alien species are not invasive in nature. ये तो of course आपके prelims के perspective से बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा important। ये आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट के हिसाब से invasive alien species are one of the 5 major direct drivers of biodiversity loss globally, यानी कि 5 major drivers हैं biodiversity loss के global level पे। ठीक है, उसमें से उन 5 में से एक ड्राइविंग फैक्टर है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। बाकी क्या है? लैंड एंड सी यूज चेंज, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मे बी आपके प्रीलिम्स में ऐसा हो कि लिखा हो दैट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, जिसका नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना,
और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी लिखी हुई, क्योंकि यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू खींचो द क्वेश्चन. सो व्हाट इट वुड डू इज, ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, रिसेंटली द इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज हैज रिलीज्ड द असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट देयर आर 5 मेजर ड्राइवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबली. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वन सच ड्राइवर. ठीक है, तो आपको ये 5 ड्राइवर्स याद रखने हैं. एक बार पढ़िए, बिल्कुल याद तो क्या ही है ना, बहुत आसान है. पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, लैंड एंड सी यूज चेंज है, और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज तो है ही. अब ये पूरी न्यूज ही इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में है, तो ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे वहां पे. ठीक है, और ऑप्शंस आसान ही होते हैं. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के, अगेन इंपॉर्टेंट. आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉमन. ऑफ कोर्स वहाँ पे 3-4 सब क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं मेंस में, है ना. तो उसका एक सब क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. अगेन इन प्रीलिम्स आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. सो देयर ऑफ कोर्स एलिमिनेशन कम्स इनटू पिक्चर, सम कॉमन सेंस आल्सो कम्स इनटू पिक्चर, है ना. तो सबसे बड़ा थ्रेड यही होता है कि ये ना बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, फैलते जाते हैं, बड़ी जल्दी स्प्रेड. तभी तो दूसरों का खाना खाना शुरू हो जाते हैं. जो वहाँ के लोकल स्पीशीज है उनका खाना खा जाते हैं, उनकी सनलाइट खा जाते हैं, उनका सब खा जाते हैं, रिसोर्सेज, है ना. सो रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ. ओके, हाई डिस्पर्सल एबिलिटी, वही ना, यहाँ पे कैसे खुद को स्प्रेड करेंगे, क्योंकि अपने जो सीड्स हैं या फिर अपने पोलन जो हैं बेसिकली उनको डिस्पर्स करना, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके एस्टैब्लिश हो जाएं, और फिर उसके बाद और वो फैलता जाए. ठीक है, तो ये चीज़. अब एबिलिटी टू अडेप्ट फिजियोलॉजिकली टू न्यू कंडीशंस, ऑफ कोर्स अपने आप को बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेना फिजियोलॉजिकली न्यूअर कंडीशंस में. एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन वेरियस फूड टाइप्स, क्योंकि कुछ हो जाए हमको तो यहाँ बसना ही है. ओके, सो इन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. तभी तो मैक्सिको की आई हुई जो प्लांट है वो इंडिया में भी सर्वाइव कर रहा है ना, क्योंकि दे are they have this ability to adapt, okay, to wide range of environmental conditions. So ये आपको बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहली बात, हेडक्वार्टर्ड इन बॉन, जर्मनी, very important, established in 2012, again very important. क्या है ये, एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो बेसिकली क्या करना चाहती है, साइंस पॉलिसी इंटरफेस जो है उसको, मतलब साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग हो बेसिकली. आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को. ठीक है, तो इस इंटरफेस को और स्ट्रेंथन करना चाहती है. अगर हम सस्टेनेबल यूज चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी का, अगर हम लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके प्रीलिम्स में लिखा हो सकता है that it is a United Nations specialized body, which it is not, है ना. It is not a United Nations body. However, United Nations Environment Program provides secretarial services to IPBES, clerical services, administrative services, documentation services, record keeping services, जो भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. 144 मेंबर स्टेट्स है, इंडिया बिल्कुल इसका मेंबर है. यूपीएससी इज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इंडिया किस चीज का मेंबर है, किस चीज का नहीं है. सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IPBES, okay, because India happens to be impacted by invasive alien species as well. Okay, so all state members of, बहुत important आपके prelims के perspective से, क्योंकि all type of statements आपको usually लगता है कि गलत ही हैं. बिल्कुल नहीं. क्यों? बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको बस एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होना चाहिए. सो ऑल स्टेट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल फॉर IPBES मेंबरशिप. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, अब क्या रीजंस हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की ग्रोथ के? लैक ऑफ लेजिस्लेशन. 83% जो कंट्रीज हैं, है ना, 83% of the countries do not have a national legislation or regulation directed specifically towards prevention and control of invasive alien species. ओके, तो इतना आप कह सकते हैं निग्लेक्ट है इस पर्टिकुलर मुद्दे का. जब तक कोई चीज बहुत ही डिजास्ट्रस ना बन जाए ना, वो निग्लेक्ट ही होती रहती है. तो उसमें से एक है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. जब तक आपको सच में नहीं लगेगा कि हमारी जो लोकल जो प्रिस्टीन हमारा हेरिटेज है वो जा रहा है, और कुछ सालों बाद आपको ये रियलाइज नहीं होगा, तब तक आप कुछ करते ही नहीं है. सो नियरली हाफ ऑफ ऑल कंट्रीज
डू नॉट इन्वेस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि ठीक है फंड कर दो इस सोशल एक्टिविटी पे, इस पे एडुकेशन, ये थोड़ा ना बड़ी बात है, होने दो जो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, आप जानते हैं टूरिज्म, है ना, टूरिज्म या फिर ट्रेड होना एग्जॉटिक स्पीशीज का, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की ग्रोथ को। अगर हम एस्टिमेट्स देखें तो बाय 2050 total number of alien species globally is expected to be about 36% higher than in 2005. Okay, और यहाँ पे वही ग्लोबल ट्रेड वाली बात लिखी है। फिर क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स देखिए क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होता जा रहा है तो उनका अडेप्ट करना और आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज है, वैसे तो वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेबिलिटी होती है इनमें, पर फॉर एग्जाम्पल वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं सर्वाइव कर सकता। लेकिन अब क्या है, हर जगह ठंड छोड़ के गर्मी होते जा रही है फॉर एग्जाम्पल, और वो गर्मी में ही रहने वाला एक स्पीशीज है, तो ठीक है अब तो ठंड वाली जगह पे भी गर्मी है तो वहाँ भी एस्टैब्लिश कर लेगा वो खुद को। तो क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग इट ईजियर फॉर दीज एलियन स्पीशीज टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स टू न्यूअर एरियाज। ओके, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। अब ऑफ कोर्स देखिए, इससे पहले कि हमें ये पता हो कि क्यों ही हम कोई स्टेप ले इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को रोकने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना बुरा इम्पैक्ट हो रहा है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रटिफाई देम। ओके, इन्वायरमेंटल डैमेज, जिस तरह का डेवस्टेटिंग इफेक्ट होता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का नेटिव प्लांट और एनिमल स्पीशीज पे। इनफैक्ट आपको ये पता है कि फॉरेस्ट फायर्स तो देखिए बहुत कॉमन है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारी तरह की स्पीशीज ऐसी होती हैं जो फ्लेमेबल नहीं होती, जो फॉरेस्ट फायर्स नहीं कॉज करती। एटलीस्ट हमारे कंट्री में तो ऐसा है, ठीक है। लेकिन जो इन्वेजिव एलियन प्लांट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली ग्रासेस जो हैं, वो हाईली फ्लेमेबल होती हैं और वो प्रमोट करती हैं इंटेंस फायर्स को भी। यू मस्ट नो दिस। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए 60% ऑफ ग्लोबल एक्सटिंक्शंस हैव बीन कॉज्ड solely or alongside other drivers by invasive alien species. देखिए आप जानते हैं जब आप बाहर से आई हुई इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्रॉप लॉस कर देगी यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी नेटिव क्रॉप्स हैं उनका सारा खाना वो खा गए, रिसोर्सेज वो ले गए, है ना, उनको आउट कम्पीट कर दिया, ठीक है, तो क्रॉप लॉस हो गया, है ना, तो फूड सिक्योरिटी यहाँ पे थ्रेटन हो गई। और साथ ही में जो सॉइल क्वालिटी डिग्रेड करते हैं, ये सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या है? जो नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ऑटोनॉमी को, राइट्स को, कल्चरल आइडेंटिटी को ऑफ द इंडिजिनस पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको एक्चुअली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या उनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है वो नेटिव स्पीशीज पे डिपेंडेंट था, बट सिंस द नेटिव स्पीशीज हैव गॉन, उनका सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया, राइट तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है। मोर देन 2300 इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आर फाउंड ऑन लैंड्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ अर्थ, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, और देखिए आजकल तो क्या है ना, जो भी ग्लोबल लेवल पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें इंडिजिनस पीपल का सपोर्ट हम गार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इंडिजिनस पीपल जब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ही इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से हो रहे हैं और तब भी हम अब तक कोई स्टेप नहीं ले पाए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को रोकने के लिए इंडिजिनस पीपल का, सो इट्स अ वेरी बैड थिंग। हेल्थ, आप जानते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वेक्टर्स के रूप में काम कर सकती है इन्फेक्शियस जूनोटिक डिसीजेस के लिए, जिससे हो सकते हैं एपिडेमिक्स जैसे मलेरिया, डेंगी फीवर, चिकनगुनिया, जीका एंड येलो फीवर। इकोनॉमिक बर्डन, आप जानते हैं हर चीज में ना, आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, ये मेरी आपको सिंसियर सजेशन है, आप उसका इकोनॉमिक कॉस्ट जरूर लिखें, क्योंकि ये लाता है एक प्रैक्टिकलिटी आपके आंसर में कि वैसे तो पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आएगा कि हम क्यों ही काम करें इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए, पर जब आप बता देंगे कि आपका जीडीपी लॉस कितना हो रहा है इसकी वजह से, देन ऑफ कोर्स इट बिकम सीरियस फॉर देम। Okay, ultimately economy is what matters, purse is what matters, wallet is what matters, right? तो जो global economic cost है invasive alien species का, it exceeded $423 billion annually in 2019। तो आप एक बार खुद सोच के देखिए, ये 4 गुना ज्यादा है 1970 के कंपैरिजन में, and this is huge।
ओके, सो वी मस्ट बी डूइंग समथिंग अबाउट इट। बहुत इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से कि क्या इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के लिए। एक्चुअली पता है क्या है कि जो भी आप अपना जो भी आप शंकर पढ़ते हैं, जो भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी मटेरियल रेफर करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो उसमें ना ऐसे कुछ खास मैटर नहीं है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं या ऐसा। तो इट्स गुड कि आप ये बॉक्सेस में से 5 पॉइंट्स याद कर लें, ठीक है। अगर आप देखेंगे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसे बहुत रिसेंटली अडॉप्ट किया गया है, इसका अगर आप टारगेट 6 देखेंगे तो इसका टारगेट 6 का एम क्या है कि हम एलिमिनेट करें, मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें, मिटिगेट करें द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज बाय 2030। सो टारगेट 6 ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको टारगेट 6 वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि आप याद कर लें टारगेट 6, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद तो आप कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी लिख के आ सकते हैं, और उसके आगे बस ये 2030 वाली टाइमलाइन लिख दीजिएगा कि हमें तब तक ये रिड्यूस, मिनिमाइज, एलिमिनेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम, जिस्प जिसे हम कहते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में, ताकि हम जो भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के थ्रेट्स हैं इनको एड्रेस कर सकें, ओके। और प्रोवाइड करें सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 8 क्लॉज H ऑफ CBD। CBD का आर्टिकल 8 क्लॉज H क्या है कि प्रिवेंट किया जाए इंट्रोडक्शन किसका, एलियन स्पीशीज का, कंट्रोल किया जाए और इन्हें इरेडिकेट भी किया जाए, ओके। So number 1 we did Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Number 2 we did GISP, which is Global Invasive Species Program. Number 3 is GREASE. GREASE is basically Global Register of Introduced and Invasive Species. Global Register of Introduced and Invasive Species. Okay, ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। और ये बेसिकली क्या करना चाहता है, नाम ही बता रहा है कि हमें रजिस्टर यानी कि रखना है ना, वेरीफाइड नेशनल चेकलिस्ट रखनी है कि कितने इंट्रोड्यूस्ड या स्पीशीज यानी कि एलियन स्पीशीज है, उनमें से कितने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है कंट्री लेवल पे, टेरिटरी लेवल पे, एसोसिएटेड आइलैंड लेवल पे। रामसर कन्वेंशन भी बेसिकली कुछ अपना योगदान देता है, अनक्लॉज भी अपना योगदान देता है, क्या कि बेसिकली स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, सो राइट देम एज वेल, ओके। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, और इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है आप जो तरीका है इंट्रोड्यूस करने का, जो पाथ है जहां से आ रहा है ना, जैसे स्प्रेड हो रहा है, इनको मैनेज कीजिए, ठीक है। आप स्ट्रिक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स लगाइए, प्री बॉर्डर, बॉर्डर, पोस्ट बॉर्डर बायो सिक्योरिटी लेके आइए, मेजर्स लीजिए, ताकि कन्फाइनमेंट में से किसी भी तरह का एस्केप पॉसिबल ना हो पाए, स्प्रेड पॉसिबल ना हो पाए, है ना। तो प्लीज डू दैट। टूरिज्म से रिलेटेड भी अगर आप जो भी रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं उसमें इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए भी स्पेसिफिक रेगुलेशंस लाई जाए। टारगेट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आइदर एट लोकल और लैंडस्केप स्केल्स एज वेल, ओके। साइट बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड यहाँ पे मैनेजमेंट होनी बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, जी बिल्कुल, पब्लिक एंगेजमेंट अगर होगी सो इट्स गुड, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिजिनस फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्वमेंट होगा इट्स गुड। इंटीग्रेटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। अब इंटीग्रेटेड गवर्नेंस का मतलब होता है कोलैबोरेशन, ओके। इंटरनेशनल और रीजनल मैकेनिज्म्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड मैनर में, कोलैबोरेटेड मैनर में काम करें, राइट। इफेक्टिव और अचीवेबल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल नेशनल स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया जाए। जो एफर्ट्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कमिटमेंट है, वो शेयर करें सारे के सारे एक दूसरे के साथ, ओके। इन्वेस्टमेंट, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, रिसर्च इनोवेशन में, इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी में भी, जिससे हम इरेडिकेट कर सकते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को। अब हम आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर। अब देखिए, आप जानते हैं जब आप नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारी जो नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे जो हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है
प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, क्योंकि अल्टीमेटली जब अगर कोई भी जगह नेशनल पार्क की तरह डिक्लेयर हो गई तो वहाँ पे लोग तो नहीं जा सकते फालतू, है ना, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो डैमेज करने वाली हो वो नहीं कंडक्ट की जा सकती। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप नेचर को प्रोटेक्ट कर लेते हो। सो अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिसर्च, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मेक अप लेस देन 1% ऑफ द अर्थ सरफेस। लेस देन 1% पूरे अर्थ सरफेस का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, लेकिन दे हार्बर मोर देन 20% ऑफ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी। तो इनको प्रोटेक्ट करना, जो स्पेसिफिक इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे प्लैनेट का मोर देन 20% जो बायोडाइवर्सिटी है वो इधर है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च किसने कंडक्ट की है? ये रिसर्च यूनेस्को और IUCN के जॉइंट एफर्ट्स ने कंडक्ट की है। सो यूनेस्को एंड IUCN। और अगर हम बात करें ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दे प्रोटेक्ट ओवर 20,000 एंडेंजर्ड स्पीशीज एज वेल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रेफर किया जाता है एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एक्सटिंक्शन एज वेल। और आप ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने कैसे प्रोटेक्ट किया है जावन राइनोस को, पिंक इग्वानास को, सुमात्रन राइनोस को, ओरंगुटन्स को, गोरिल्लाज को। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप नहीं भी याद रखेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। खैर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड कन्वेंशन, आप जानते हैं एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी ऐसी साइट है या कोई भी ऐसा एरिया है जिसको लिस्ट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। सिंपल, उसे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। ठीक है, और ये साइट्स बेसिकली होती हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की अंडर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972। ओके, अब यहाँ पे जो डेटा है ये ऑफकोर्स चेंज होता रहेगा आने वाले समय में, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसे याद रखें। इनफैक्ट आप ये भी जानते हैं, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये 3 कैटेगरीज में सिलेक्ट की जाती हैं। पहला कल्चरल, दूसरा नेचुरल और तीसरा मिक्स्ड। ठीक है, अभी इंडिया में आपको पता है 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसमें से 34 कल्चरल कैटेगरी में आती हैं, 7 नेचुरल कैटेगरी में आती हैं, 1 इज मिक्स्ड टाइप। ओके, अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करें तो इसका अगर हम पूरा नाम पढ़ेंगे, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ये रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे पीपल एक्चुअली इंटरैक्ट विद नेचर एंड द फंडामेंटल नीड टू प्रिजर्व द बैलेंस बिटवीन द टू। सो दिस इंटरैक्शन हैज आल्सो गॉट टू बी प्रिजर्व्ड। ओके, 195 स्टेट पार्टीज हैं जिसमें इंडिया भी एक पार्टी है, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ओके, एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के? 5 C's। क्या है ये 5 C's? क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे भी पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक एंगेजमेंट आ जाता है। अब देखिए क्या ही, अभी देखिए थोड़ा सा इजी है, फिर इसके बाद वाला अगर आप टॉपिक देखेंगे सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल कंपैरिजन भी बताऊंगी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन और एनसो के बीच में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और भी कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ लिखी होनी चाहिए थी पर नहीं लिखी हुई है, बड़े कॉम्प्लेक्स वे में लिखी हुई है, वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इजी चीज़ें कि क्यों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनिक है इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा होराइजन कवर करती हैं, यानी कि नेचुरल इसमें साइट्स भी आ जाती हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी आ जाती हैं, मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स भी आ जाती हैं, है ना। और इन साइट्स को दिया जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, फंडिंग भी दी जाती है वर्ल्ड हेरिटेज फंड से इसको। और एक सरकार, एक कंट्री बेसिकली, क्योंकि अब आप पता क्या हो गए, अब आप पूरे ग्लोबल मैप पे आ गए, है ना। आपकी ये साइट सिर्फ आपकी नहीं बची है, पूरे संसार के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो उसके साथ छेड़खानी वैसे भी नहीं की जा सकती। सो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन इज गिवन टू अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप समझ सकते हैं अगर वहां पे इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है तो उसकी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। ओके,
और अगर हम देखें जो हमारे केस में जो सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क है, या फिर इसे आप खानसेंगजोंगा जो भी कहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वो भी लिखा है यहाँ पे। रीजनल प्लानिंग प्रोग्राम, जो पार्टीज होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की, उनको एनकरेज किया जाता है कि आप जो इनसाइट्स का, जैसे हर रीजन का प्लानिंग प्रोग्राम बनता है ना, उसमें बेसिकली हम प्लान करते हैं, अच्छा ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे डेवलप होना चाहिए, ये पूरा प्लान होता है उसमें। उस प्लान में प्रोटेक्शन को भी इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। तो ये होते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स। फिर उसके बाद क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज फंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वर्ल्ड हेरिटेज फंड से ही हमें फंडिंग मिलती है, अर्जेंट नीड ड्यूरिंग डिजास्टर्स और नेचुरल कैलामिटीज एज वेल। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जो भी कन्वेंशन की पार्टीज हैं, ठीक है, तो वो ऑब्लाइज्ड हैं कि उनको रिपोर्ट करना है रेगुलरली टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, है ना, कि आपकी जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज है ना, उसका स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इंडिया का, जो चितवान नेशनल पार्क है नेपाल का, तो यहाँ पे अगर आप ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज की पॉपुलेशन देखेंगे, द पॉपुलेशन हैज गॉटन डबल्ड सिंस देयर इंस्क्रिप्शन ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जब से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनी है, तब से डबल हो गया है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज का पॉपुलेशन। तो ये आपको स्टेटस इन्फॉर्म करना पड़ेगा रेगुलरली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। सो यू हैव अ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड हेंस इट्स वेरी यूनिक। यू विल अल्टीमेटली कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज यू आर अकाउंटेबल फॉर some higher authority. Okay. Public participation. Now it encourages state parties to strengthen the appreciation of the public to enhance protection through educational and information programs. अब देखिए हम भी तो पढ़ रहे हैं ना, बच्चे को अगर जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी ऐसा कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसके बच्चे को पता है, और उसको पता, वो ये कोई टूरिस्ट भी आएगा बाहर से तो उसको बताएगा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बाहर ग्रीन बोर्ड पे लिखा होगा। सो सच इज द काइंड ऑफ engagement it expects from the public as well. Policy action balance between nature and culture. अब हम आते हैं challenges जो फेस करती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है, या तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, जैसे डिसीज, कुछ भी ऐसा है ना, और या फिर ह्यूमन मेड फैक्टर्स की वजह से, जैसे पोचिंग, है ना। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका सुमात्रा का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हेरिटेज। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज का डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। राइट दीज एग्जाम्पल्स, दे एक्चुअली प्रोवाइड वेट टू योर पॉइंट्स। डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अगर आप रेजर्वॉयर्स कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, डैम्स वगैरह, सो यू विल एंड अप फ्लडिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स एज वेल, राइट। they are also threatening. तो और स्पेशली ह्यूमन एनक्रोचमेंट, यू ऑल्सो थ्रेटन द इंटीग्रिटी ऑफ द साइट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें डेवलपमेंट एक्टिविटीज से, जो लेक तुर्काना नेशनल पार्क है कीनिया का, वो कितना ज्यादा थ्रेटन हो चुका है। क्लाइमेट चेंज, देखिए ये तो एक ऐसा फैक्टर है जो आप हर आंसर में लिख के आइए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो गया है, वो हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना ज़्यादा यहाँ पे थ्रेटन होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर could double the number of species threatened by dangerous climate conditions. आप खुद सोचिए इस चीज को। ओके। फंडिंग, अभी देखिए वर्ल्ड हेरिटेज फंड जो है वो क्या कितना ही सारे नेशंस की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता, ऊपर से वर्ल्ड हेरिटेज फंड में भी स्कैरसिटी ऑफ फंड्स है। क्योंकि अभी ये क्या है, ऑफ कोर्स the Almighty would of course not provide funds to this particular fund. You will be contributing. Nations do contribute to this particular fund. The member states do. But a lot of nations do not contribute on time. So there's a lot of delay. And hence if some nation needs some fund from World Heritage Fund, of course they don't get it on time. तो ये यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। फंडिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज। देन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, आप कुछ सोचिए अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसकी वजह से जो यूनेस्को साइट्स है, कीव फॉर एग्जांपल, कीव एक यूनेस्को साइट है, तो अब ये कहाँ पे आ गए हैं, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। तो ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिजास्टर्स हैं, जितना ज़्यादा इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी तो थ्रेटन होती जाएंगी। अगर अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से सोचिए कैसे थ्रेटन हुआ है हेरिटेज, है ना। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको मेंस में ना कंक्लूजन में कुछ ना समझ आए ना,
तो इन्वायरमेंट के कंक्लूजन में ये रट लीजिए, बहुत सारे कंक्लूजन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यूज हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी पे किसी भी तरह का फॉर एग्जांपल आंसर है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नीड टू बी गिवन मोर प्रोटेक्शन एंड प्रायोरिटी एज दे आर प्लेइंग की रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इट विल प्ले की रोल इन अचीविंग द टारगेट ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF भी लिख सकते हैं आप इसमें। अब हम आते हैं यूनेस्को के ऊपर। यूनेस्को को एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में यूनाइटेड नेशंस की, ताकि हम प्रमोट कर सकें इंटरनेशनल कोऑपरेशन, किसमें, एडुकेशन में, साइंसेस में, कल्चर में, कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन में, ठीक है। 194 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें इंडिया भी आता है, 12 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर तो इसका एक सेक्रेटेरिएट है खुद का, ठीक है, जिसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल। This secretariat actually implements the decisions of General Conference and Executive Board. Okay? तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फंक्शन क्या है, सबको मिल सके क्वालिटी एजुकेशन, प्रमोट हो सके लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मोबिलाइज हो साइंटिफिक नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इमर्जिंग सोशल और एथिकल चैलेंजेस भी बेसिकली एड्रेस हो सके, कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉस्टर करना, इंटरकल्चरल डायलॉग हो, कल्चर ऑफ पीस प्रमोट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिखे हैं जो यूनेस्को ने आज तक लिए हैं, जो आप खुद देख सकते हैं। देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। अब हम आते हैं पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के ऊपर, PDO। देखिए मैं शुरुआत में ही आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन क्या, इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात तो अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तब भी मुझे इस वर्ड को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि कुछ हो रहा है, कोई ऑसिलेशन हो रही है, कहाँ पे, पैसिफिक में। इतना तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन, फिर उसके बाद डिकेडल, ये ऑसिलेशन रहती है काफी साल, मतलब 10 साल या 10 साल से ज्यादा के लिए, मतलब डिकेडल इन नेचर, 10 साल 20 साल 30 साल ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता चलता है कि एक लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन है जो पैसिफिक ओशन में हो रही है, ओके। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझ आनी चाहिए। न्यूज क्या है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, बहुत ध्यान से सुनिए, एक रीसेंट स्टडी ये बताती है कि अगर आप कंबाइन कर देंगे ग्लोबल वार्मिंग को और पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन को, तो ये दोनों कंबाइन करके साइक्लोन्स को और फ्रीक्वेंट बना सकते हैं आने वाले सालों में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो PDO है यानी कि पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन है और ENSO है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे इम्पैक्ट करते हैं, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इनफैक्ट इस स्टडी ने ये भी बताया है कि ना ही केवल PDO और ENSO एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि एक लिंकेज PDO और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में भी है, ओके। तो ये भी हमें यहाँ पे देखना है कैसे है, ओके। लेकिन उससे पहले PDO क्या है, PDO एक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बताया ना, एक लॉन्ग टर्म ओशन फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन है पैसिफिक ओशन में। ये तो हमें 3 वर्ड से ही पता चल रहा है जो हमने ऊपर देखा है ना। और इसके 2 फेजेस हैं। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके प्रीलिम्स में लिखा हो दैट इट हैज गॉट 3 phases, 1 न्यूट्रल फेज एज वेल, व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट हैज गॉट 2 phases, 1 इज कूल और नेगेटिव फेज, ओके। तो कूल और नेगेटिव फेज क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें एक कूल वेज देखने के लिए मिलता है। कूल वेज बेसिकली जहाँ पे लोअर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है, इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक। देखिए अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि कूल या नेगेटिव फेज में जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक है, ईस्ट याद रखिए कि कूल और नेगेटिव फेज में जो ईस्ट है पैसिफिक का, उसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, लो टेम्परेचर। आई एम अगेन रिपीटिंग टू मेक इट क्लियर। नेगेटिव फेज में क्या हो रहा है, ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक में लो टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में
क्या हो रहा है, ईस्ट में अगर लो टेम्परेचर है तो एक हॉर्सशू पैटर्न दिख रहा है हमें, थोड़ा वार्म टेम्परेचर का, हाइयर देन नॉर्मल सी सरफेस हाइट्स का, जो कनेक्ट कर रहा है किसको, नॉर्थ को, वेस्ट को, सदर्न पैसिफिक को। तो ये आप देख सकते हैं, ये वार्मर एरियाज हैं और ये कोल्डर एरिया है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग वन लास्ट टाइम, कूल या नेगेटिव फेज में क्या होता है, ईस्ट जो है उसमें लो टेम्परेचर है, ठीक है, बाकी जो वेस्ट है, नॉर्थ है, सदर्न पैसिफिक है, वो एक दूसरे से हॉर्सशू टाइप बनाते हैं कनेक्टेड, और ये पूरा वार्म है, ठीक है। फिर हम आते हैं वार्म या पॉजिटिव फेज पे। वार्म या पॉजिटिव फेज में यहाँ पे क्या होता है, इट्स रिवर्स ऑफ द कूल फेज, यानी कि वेस्ट जो है, वेस्ट पैसिफिक जो है, अब ये कूल हो जाता है, ठीक है, और जो ईस्ट है वो वार्म हो जाएगा। यानी कि आप इतना भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक कूल हो रहा था और पॉजिटिव में ईस्ट पैसिफिक वार्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो वेस्ट है वो कूल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ओके। सो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इट वैक्सेस एंड वेन्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 20 to 30 डिकेडल इन नेचर है ना, ठीक है। तो 20 साल फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव फेज रहा, फिर अगले 20 साल या 30 साल पॉजिटिव फेज रह लेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। Why PDO enhances the frequency of cyclones? All right. Negative PDO along with La Nina phase creates suitable condition for the tropical cyclones. तो आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, ओके, कि जो नेगेटिव यहाँ पे, लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ इट इज हियर, देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है कि पीडीओ, हम पहले ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, फिर हम ऊपर वाले पे आएंगे कि साइक्लोन कैसे एनहांस होता है, ठीक है। तो आपको तब ज्यादा समझ आएगा, वरना वो पूरा फ्लो यहाँ पे बिगड़ जाएगा। क्या रिलेशन है पीडीओ और एनसो के बीच में, ओके। आप जानते हैं एनसो में होते हैं 3 फेजेस, ओके। एल नीनो क्या है, एल नीनो बेसिकली, एल नीनो को आप कह सकते हैं, एल नीनो इज द वार्म फेज, ला नीना इज द कूल फेज, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, है ना। और वार्म फेज है तो मतलब इसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं और इसे हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, अभी के लिए ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और एल नीनो में आप समझते हैं कि क्या होता है, वार्मिंग होती है किसकी, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की, है ना। और ला नीना में क्या होता है, ला नीना में हमें बेसिकली बिलो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलते हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। फिर इसके बीच में एल नीनो ला नीना के बीच में कभी कभी न्यूट्रल फेज आ जाता है, विच इज क्लोज टू एवरेज टेम्परेचर, जो हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ आ जाएगा, अभी तक अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो। यहाँ पे लिखा है कि अगर एल नीनो जो सदर्न ऑसिलेशन है, एनसो और पीडीओ अगर सेम फेज में है तो जो भी उनका इंपैक्ट होता है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इन द सेंस अगर पीडीओ भी नेगेटिव फेज में है, एनसो भी नेगेटिव फेज में है, या फिर इसको मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ, पीडीओ भी कूल फेज में है और एनसो भी कूल फेज में है ना, विच इज ला नीना बेसिकली, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जो इंडिया में ला नीना की वजह से मॉनसून फॉर एग्जाम्पल और ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो पीडीओ भी अगर नेगेटिव फेज में है तो इससे इसको, और अगर आप एनसो को मिला देंगे, ला नीना को मिला देंगे, तो और अच्छा मॉनसून देखने के लिए मिलेगा इंडियन मॉनसून में। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ओके। तो बेसिकली दोनों का अगर सेम फेज है तो जो भी उसका इंपैक्ट है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पीडीओ अपने पॉजिटिव या वार्म फेज में है और एनसो भी अपने पॉजिटिव और वार्म फेज में, यानी कि एल नीनो है, तो एल नीनो का इंपैक्ट क्या होता है, ड्राउट्स होते हैं इंडिया के केस में, लो रेनफॉल होती है ना। तो दोनों ही क्योंकि सेम फेज में अब आ गए हैं, तो इससे बेसिकली क्या होगा, हमारा मॉनसून और खराब होगा, यहाँ पे और ड्राउट्स के संभावना बन जाएगी। तो जो भी इम्पैक्ट है ना वो एम्पलीफाई हो जाएगा,
आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो नेगेटिव पीडीओ है ना, और साथ ही में जो नेगेटिव एनसो है, यानी कि ये लानीना है ना, और नेगेटिव पीडीओ, ये बेसिकली बनाते हैं सूटेबल कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। साइक्लोन तभी तो बनते हैं जब लो प्रेशर होता है, ये वो अच्छा मानसून होगा, तब तो ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो वो ये दोनों चीजें जो मैंने नीचे पॉइंट बताया, बस वो ही है, जो भी इसका इम्पैक्ट है वो एम्पलीफाई हो जाता है, सिंपल। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दैट नेगेटिव पीडीओ एंड ला नीना फेज, दे आर सूटेबल कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, 2019 की अगर हम बात करें, जो पीडीओ है वो एक्चुअली एक नेगेटिव फेज में एंटर किया है इसने। ओके, अब 2019 तो अभी बहुत रिसेंटली है, क्योंकि 20-30 साल के लिए रहता है, सो ऑफ कोर्स if it remains so, it could mean more tropical cyclones in the post-monsoon months that originate near the equator. लेकिन अभी क्या है ना, अगर हम बात करें तो ला नीना नहीं बल्कि एल नीनो शुरू हो गया है, तो ये थोड़ा कट कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। दे विल ऑफसेट ईच अदर sort of. The number of equatorial origin cyclones was 43% fewer in 1981 to 2010 compared to 1951 to 1980. क्यों? क्योंकि पीडीओ वार्मर और पॉजिटिव फेज में था, इस वजह से। ओके, अब हम आते हैं क्या रिश्ता है पीडीओ और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में। ओके, तो जो पीडीओ का नेगेटिव फेज है ना, जैसे कि हमने देखा, राइट, तो पी नॉट दिस एक्चुअली, जो हमने ऊपर देखा, दिस वन, ओके, जहाँ पे ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में कूल टेम्परेचर होता है। तो ये वाला जो केस है, इट कैन बी लिंक्ड टू टाइम्स ऑफ स्लोअर वार्मिंग, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कूल और नेगेटिव फेज में, इट टेंड टू इंक्रीज द मिक्सिंग ऑफ कोल्डर डीप ओशन वाटर्स विद वार्मर सरफेस वाटर्स, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वार्मिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो इट टेम्परेरली रिड्यूसेस द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। लेकिन जो पॉजिटिव फेजेस होते हैं पीडीओ के, दे हैव ऑपोजिट इफेक्ट। पॉजिटिव फेजेस की वजह से होती है इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आई कांट रियली हेल्प इट आउट, जितना मेरी तरफ से सिंप्लीफाई हो सकता था वो मैंने किया, बाकी तो ऑफ कोर्स आपको खुद देखना पड़ेगा। अब हम देखिए, ये जो शॉर्ट न्यूज़ है ये पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो लाइक बोर्ड के मैं शुरुआत से पढ़ूँ, सो लेट्स गिव आवरसेल्व्स अ लिटिल एनर्जी। अब पीछे से शुरू करते हैं। ओके, आरोग्य मैत्री क्यूब अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने इसके विजुअल्स नहीं देखे तो आप प्लीज अभी के अभी क्या कीजिए, आप सर्च कीजिए आरोग्य मैत्री क्यूब, ओके। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे विजुअल्स देखने के लिए मिलेंगे, कि जहाँ पे आप बेसिकली पूरा एयर लिफ्टेड क्यूब देखेंगे, बड़ा सा, है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या है, बेसिकली इंडिया ने बिल्ड किया है संसार का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल, पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एयरलिफ्ट किया जा सकता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, and it can be airlifted and assembled in 72 cubes। और हर एक क्यूब जो है बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स को, आईसीयूज वगैरह, इन सबको करता है अकाउंट। सो एंड दे सप्लाई सपोर्ट टू 200 सर्वाइवर्स फॉर 48 आवर्स। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मेडिकल क्यूब्स हैं ये इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर। भीष्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। इंडिया ने ऑलरेडी डोनेट कर दिए हैं 2 आरोग्य मैत्री क्यूब्स म्यांमार को, और एक अब डोनेट करने वाले हैं हम श्रीलंका को, ओके। अब प्लीज इसको सर्च कीजिए। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था मेडटेक एक्सपो के दौरान गांधीनगर में, गुजरात में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, 72 क्यूब्स है, ओके ओके। तो 70, जैसे आपने रूबिक क्यूब्स देखे हैं ना, उसको हम बनाते हैं प्रॉपरली, वैसा ही है कुछ। तो 72 क्यूब्स हैं, ईच कंटेनिंग एन एरे ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज,
And among these are, for example, एक operation theater, mini ICU, ventilators, X-ray machine, cooking station, food, water, power generator, ये सब कुछ है. ठीक है. So ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ये बेसिकली 200 सर्वाइवर्स को 48 आवर्स के लिए सपोर्ट कर सकता है. इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. इट कैन परफॉर्म लाइफ सेविंग सर्जरीज एज वेल. ओके, सो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. एक चीज़ जो ऊपर क्योंकि मैं एनसो और बताना भूल गई कि एनसो अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन एनसो एंड पीडीओ, तो आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे? बहुत आसान है. सबसे पहले तो एक सिमिलैरिटी आप लिख सकते हैं. सबसे बड़ी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही सॉर्ट ऑफ ओशन फ्लक्चुएशन है पैसिफिक ओशन के. तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो ये है. लेकिन अगर हम देखें डिफरेंस क्या है टाइम स्केल का. जो एनसो है वो 6 महीने से लेके 18 महीने तक टिपिकली इसकी साइकिल रेंज करती है. लेकिन पीडीओ तो हमने देख लिया डिकेडल इन नेचर है, 20 to 30 ईयर्स. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. और आपको और भी चीज़ें लिख सकते हैं. जैसे हमने टाइम स्केल वाला पहला पॉइंट लिखा. दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर का. ओके, पैरामीटर में क्या लिखेंगे कि पीडीओ में बेसिकली शिफ्ट होता है सी सरफेस टेम्परेचर पैटर्न्स में इन द पैसिफिक ओशन, और इसमें बेसिकली पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेजेस होते हैं. लेकिन एनसो में आप जानते हैं एनसो में क्या होता है. एनसो इन्वॉल्व चेंज इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैटर्न्स एज वेल इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन. एंड ये सब कुछ लिख के और फेजेस लिख दीजिए कि उसमें 3 फेजेस होते हैं, न्यूट्रल फेज भी होता है. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और आप यहाँ पे एडिशनल लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपने आप. जैसे और क्या लिख सकते हैं. ये तो हमने नेचर और फेजेस देख लिए. यू कैन राइट ज्योग्राफिक स्कोप लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है. इम्पैक्ट ज़्यादा एनसो का होता है, तभी तो हम एनसो पढ़ते हैं, वरना पीडीओ को पढ़ लेते हैं हर बार. एनसो ये लानीना एल नीनो हमारे आईएमडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट टाइम स्केल, यू कैन राइट ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट, यू कैन राइट ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, यू कैन राइट टाइम स्केल. ये सब कुछ आप लिख सकते हैं. नेचर, फेजेस, ये पॉइंट्स 4-5 बना के कंक्लूड कीजिए अपने आंसर को. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज अर्थक्वेक इन मोरक्को. मेरे हिसाब से आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मोरक्को की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, विच इज रबात. ओके, आप जानते हैं मोरक्को में रिसेंटली क्या आया था, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक, और एपिसेंटर क्या था, एटलस माउंटेन्स में लोकेटेड था. ठीक है, तो रीजंस क्या दिए गए हैं इस अर्थक्वेक के इस रीजन में. देखिए एक्चुअली ना ये इस रीजन में इस तरह के अर्थक्वेक्स नहीं आते, तो इसीलिए प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी. लेकिन फिर भी जो रीजंस दिए गए हैं इस रीजन के इस अर्थक्वेक के लिए वो है नॉर्थवर्ड कॉन्वर्जेंस ऑफ द अफ्रीकन प्लेट with respect to Eurasian plate across a complex plate boundary. देखिए अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट. ओके, जो ऑब्लिक रिवर्स फॉल्टिंग हो रही है विद इन मोरक्कन हाई एटलस माउंटेन रेंज, तो ऑब्लिक रिवर्स फॉल्टिंग. ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑब्लिक रिवर्स फॉल्टिंग है इट इज कॉमन इन एरियाज ऑफ कंप्रेशन अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जो हमने अभी नीचे देखा भी. ओके, अब हम आते हैं वोल्केनो के ऊपर. सो दिस इज बेसिकली किलाउए वॉल्केनो. किलाउए वॉल्केनो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर है. मे बी आपको डिफरेंट वॉल्केनोज को उसकी जगह के साथ मैच करना आ जाए. ठीक है, तो क्योंकि बहुत रिसेंटली यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू रिमेंबर इट. ओके, सो ये बेसिकली जो वॉल्केनो है वो हवाई में है, जो यूएस की स्टेट है, यूएस स्टेट ऑफ हवाई. ओके, तो जो
इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक मास, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. इट्स लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ हवाई. ओके, तो ये आपको मैच द फॉलोइंग के लिए अगर आए, सो यू मस्ट नो कि ये पर्टिकुलर वॉल्केनिक इरप्शन या फिर वॉल्केनो कहाँ पे है. किलाउए वॉल्केनो. अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे हम ओमेगा ब्लॉकिंग कहते हैं. ओके, तो एक स्टडी के हिसाब से जो रीसेंट फ्लड्स हमने देखी हैं मेडिटेरेनियन रीजन्स में, तो ये रीसेंट फ्लड्स क्यों हुई हैं? दे वर कॉज्ड बाय लो प्रेशर सिस्टम्स forming around an omega block centered over the Netherlands. अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो मेडिटेरेनियन फ्लड्स की बात की जा रही है, ये एक्चुअली लीबियन फ्लड्स की बात की जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, विच इज़ वेरी बैड. तो बट यू मस्ट नो, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ओमेगा ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है. ओके, Omega block occurs when two low pressure systems become cut off from the main flow of the jet stream, sandwiching a high pressure system between them. देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये क्या लिखा है. जैसे एक जेट स्ट्रीम है फॉर एग्जाम्पल. ओके, जेट स्ट्रीम आपको पता है क्या है? अपर लेवल वेदर पैटर्न है. तो ओमेगा ब्लॉक्स भी क्या होंगे? अपर लेवल वेदर पैटर्न होंगे. ये नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप लॉजिक है ये. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. जब ऐसे आप दिस इज इंटेलिजेंट गेसिंग, अगर आप इसे शब्द यूज कर सकते हैं. तो जेट स्ट्रीम जब अपर लेवल वेदर पैटर्न है, ये लोअर लेवल पे नहीं होता, तो ऑफ कोर्स ओमेगा ब्लॉक्स जो हैं वो भी अपर लेवल होंगे. तो आपके प्रीलिम्स में लोअर लेवल, ट्रोपोस्फेरिक लेवल ऐसा कुछ भी लिखा है वो गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हाँ, ओमेगा ब्लॉक क्या है? एक हाई प्रेशर पैटर्न है जो ब्लॉक करता है जेट स्ट्रीम को. ठीक है, जेट स्ट्रीम अच्छे से यहाँ पे चल रही थी, इसने क्या किया? हाई प्रेशर ने इसको ब्लॉक कर दिया. अब ये जेट स्ट्रीम कहाँ से होके जाएगी? यहाँ से यहाँ जाएगी, और ये क्या बन गया? ओमेगा. दिस इज ग्रीक लेटर ऑफ ओमेगा. आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. ये जेट स्ट्रीम है. ठीक है, फिर उसके बाद ये हाई प्रेशर सिस्टम आ गया, राइट. और अब इसीलिए इस जेट स्ट्रीम ने, ठीक है, तो ये बन गया ओमेगा. ओके, सो ये बेसिकली हाई प्रेशर जो सिस्टम है, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन, ये भी लो प्रेशर था और ये भी लो प्रेशर है. ठीक है, तो जहां जहां पे बेसिकली ये लो प्रेशर सिस्टम्स जो हैं होंगे, इसकी वजह से फ्लडिंग हमें देखने के लिए मिली. ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है. और ये जो ओमेगा ब्लॉकिंग इवेंट्स है, ये बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स जो पास्ट में हुए हैं उनके साथ भी लिंक्ड है. जो पाकिस्तान फ्लड्स हमने 2011 में देखी थी, वो भी इसके वजह से हुई थी. जो 2019 की हीट वेव्स हमने देखी थी फ्रांस में और जर्मनी में, तो वो भी इसके वजह से हुई थी. ठीक है, अब हम आते हैं सियांग रिवर के ऊपर. सियांग रिवर, देखिए अब यहाँ पे तो क्या ही समझाना है, यहाँ पे न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये जो न्यूज़ है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. जब भी आप इंडिया चाइना के वाटर या फिर हाइडल रिलेशंस के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए आपके IR में, तो ऑफकोर्स आपको ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, और वैसे तो आप ज्योग्राफी में सियांग रिवर के बारे में पढ़ते ही हैं. तो सेंटर ने बेसिकली प्रपोज किया है कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लार्ज बराज को सियांग रिवर के ऊपर, क्योंकि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम पोटेंशियल हजार्ड्स जो पोज किए जा सकते हैं बाय द मैसिव चाइनीज डैम जो सैंगपो रिवर के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है तिब्बत में. ओके, तो चाइना का ये जो प्रपोज्ड मैसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है? ऑन द ग्रेट बेंड ऑफ यारलुंग सांगपो रिवर, जस्ट बिफोर ये इंडिया में एंटर करे एज सियांग. आप जानते हैं जो सांगपो रिवर है वही सियांग के रूप में एंटर करती है हमारे भारत में, है ना. तो जस्ट बिफोर ये इंडिया में एंटर कर रही है सियांग के रूप में, यहाँ पे बनाया जा रहा है, इस एंट्री पॉइंट से जस्ट पहले बनाया जा रहा है इस डैम को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को.
ठीक है। जो यारलुंग सांगपो रिवर है इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से, पर ये स्टैटिक पोर्शन है। जो यारलुंग सांगपो रिवर है ये स्टार्ट होती है मानसरोवर लेक से, फिर ये ईस्टर्ली फैशन में फ्लो करती है फॉर मोर देन 1600 किलोमीटर अक्रॉस द रीजन ऑफ तिब्बत। फिर ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट अराउंड नामचा बारवा पीक टू एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, जहां पे इस रिवर को सियांग बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आई मानसरोवर से आती हुई आई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेट बेंड ये साउथ ईस्ट में आया और फिर उसके बाद यहाँ पे ये असम में एंटर कर गई अरुणाचल प्रदेश के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जांगमू डैम था, लेकिन ये ग्रेट बेंड के बाद बिफोर जस्ट एंटरिंग इनटू इंडिया यहाँ एक और प्रोजेक्ट जो है मेडोग प्रोजेक्ट, प्रपोज्ड चाइनीज डैम जो जनरेट कर सकता है अप टू 60 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दिस इज ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ 3 गॉर्जेस डैम जो है सेंट्रल चाइना में, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बेसिकली एनविसाज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सियांग रिवर इंडिया को रिस्पॉन्ड, और इंडिया ने बोला है कि हम बराज बिल्ड करने वाले हैं 10 गीगावाट का इन अरुणाचल प्रदेश, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे पूरा मुद्दा है। लेट्स जस्ट सी और क्या लिखा है। सियांग रिवर फ्लो करती है डाउन द हिमालयाज इन अरुणाचल प्रदेश, फिर असम वैली में घुसती है, फिर 2 और रिवर्स को ज्वाइन कर लेती है, लोहित और दिबांग, आप पढ़ते हैं ये भी स्टैटिक में, और फिर टुगेदर दे बिकम द ब्रह्मपुत्र। ओके, अगुम्बे फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस। ओके, तो आपको ये पता अभी अगर आप न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं ना तो आप ये जानते हैं कि एक्चुअली कर्नाटका में ना बहुत ज़्यादा रेनफॉल की कमी देखने के लिए मिली थी अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा यूजुअल से। ठीक है, तो इसीलिए जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगुम्बे ने रिसीव किया इट इज़ गॉटन रिड्यूस्ड बाकी टाउन्स के कंपैरिजन में भी। ओके, तो अगुम्बे कहाँ है? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के। ठीक है, और इसे हम साउथ इंडिया का चेरापुंजी भी कहते हैं क्योंकि इसकी एवरेज रेनफॉल है 8000 मिलीमीटर और इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 650 मीटर्स, ओके, विद इन सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स। और ये बेसिकली आप जानते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक पैच है एक्चुअली, और ये इट इज लोकेटेड एडजस्टेंट टू द सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुद्रेमुख नेशनल पार्क के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वर्ल्ड्स ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ किंग कोबरा, इसीलिए इसे द कोबरा कैपिटल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगुम्बे फॉरेस्ट। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। सैगो, सैगो क्या है? साबूदाना। ठीक है, तभी ये होता है पर्ल वाइट इन कलर। तो क्या हुआ है? सैगो सर्व एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट रिसीव्ड जीआई टैग फॉर इट्स सैगो प्रोड्यूस्ड इन सालेम, तमिलनाडु। ठीक है, तो सैगो आपको पता होना चाहिए, इट इज डिराइव फ्रॉम रॉ टैपियोका एंड दीज आर नथिंग बट वो ऐसे आप जानते ही हैं ग्लोब्यूल्स टाइप होते हैं, पर्ल्स होते हैं एक्चुअली साबूदाना। ठीक है, so and tapioca is a horticultural crop that grows in tropical warm humid climate with rainfall over 100 centimeter per annum। आप ये भी जानते हैं सैगो में कोई प्रोटीन नहीं होता, कुछ नहीं होता, फैट कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट कार्बोहाइड्रेट, इट्स जस्ट कार्ब्स एंड नथिंग एल्स। साबूदाना इज नथिंग बट कार्ब्स, इट्स वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, but it is easy to digest and provides rapid energy as well। इसीलिए तो फास्ट के समय भी साबूदाना सैगो बहुत यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेजिव हम बात कर ही रहे थे इन्वेजिव स्पीशीज की, तो और आई थिंक रेड फायर एंट पे शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अगर रेड फायर एंट पे नहीं तो कोई मिलते जुलता कुछ इस पे इन्वेजिव स्पीशीज पे आया है क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर बट ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो रेड फायर एंट है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज। अब पहली बार इसको यूरोप में भी फाइंड कर लिया गया है, लेकिन ये ओरिजिनली अगर हम देखें तो कहाँ की है? साउथ अमेरिका, लेकिन इट हैज बीन सॉर्ट ऑफ फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कैरिबियन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ओके, अगर हम देखें तो रेड फायर एंट का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है? केमिकल सिक्रीशन से,
या स्ट्राइड्यूलेशन से। केमिकल सिक्रीशन तो आप समझ ही गए, लेकिन स्ट्राइड्यूलेशन का मतलब होता है जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं बाय रबिंग अपने बॉडी पार्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट, या ड्रमिंग वन बॉडी पार्ट अगेंस्ट द अदर। ओके, सो रेड फायर एंट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब हम आते हैं, ओके दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, मिथुन। मिथुन आप जानते हैं इसको FSSAI ने बेसिकली कैटेगराइज कर दिया है एज अ फूड एनिमल। मिथुन का अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो बॉस फ्रंटलिस, बॉस फ्रंटलिस। ठीक है, तो फूड एनिमल क्या होता है? फूड एनिमल वो एनिमल्स जिनको रेज किया जाता है, यूज किया जाता है फूड प्रोडक्शन के लिए या उनको खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए बाय ह्यूमंस। तो मिथुन आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए इनका हैबिटेट क्या है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान में भी सेम रेंज हो गई ना, इकोलॉजिकल रेंज। ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का भी और नागालैंड का भी, तो आप याद रखिएगा ये। इट इज सिमिलर टू इंडियन विजन, बेसिकली जो गौर है उसके बिल्कुल तरीके का है, लेकिन छोटा है उससे, गौर से, इंडियन गौर से थोड़ा छोटा मिथुन। एक्चुअली पता है क्या है, इसको फूड एनिमल क्यों डिक्लेयर किया गया है? इट्स अ बोवाइन ओनली, पर फूड एनिमल इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है इसका मिथुन का मीट एक्चुअली, इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि इसमें ना एक्चुअली जो फैट कंटेंट है ना वो बहुत कम है। तो जो आजकल बहुत जिम फ्रीक्स बन गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस या जो भी हो गए हैं, तो क्योंकि फैट कंटेंट मिथुन में बहुत कम है और इजीली डाइजेस्टेबल भी ऐसा कहते हैं बहुत लोग, तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। तो अब क्योंकि FSSAI ने इसको फूड एनिमल ही डिक्लेयर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसकी अवेलेबिलिटी और ईज आउट हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। और इन 2022 हिमालयन याक वॉज एक्सेप्टेड एज अ फूड एनिमल बाय FSSAI। ओके, क्योंकि हम हिमालयन याक की तो चीज़ भी खाते हैं, so that's also something. Walking leaves, walking leaves क्या है? walking leaves कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इंसेक्ट है जो लीव की तरह हमें दिखता है और इसीलिए ये चलता है, तो walking leaf होगी। so they're nothing but leaf insects. okay, Phyllidae family को belong करते हैं, they have leaf like experience but they are green insects actually. तो बेसिकली 7 प्रीवियसली अननोन स्पीशीज जो थी लीफ इंसेक्ट्स की, उसके बारे में अब हमें डिस्क्रिप्शन मिल गई है। तो आपको ना एक्चुअली वॉकिंग लीव्स के बारे में, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर इस पे आया तो सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वॉकिंग लीव्स, ऐसे इसको फॉर एग्जांपल इसको कोट अनकोट, ठीक है, ऐसे वॉकिंग लीव्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, है ना, which are distributed across islands in the Indian Ocean, South Asia, Southeast Asia, Papua New Guinea, Australia, in the Western Pacific, है ना, whose males tend to be smaller than females, but they are actually what? So they are green insects. ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पे ओके, दिल्लीज फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट्स, तो जो ग्लोबल सिंपोसियम ऑन फार्मर्स राइट्स था, इन्होंने अडॉप्ट किया है दिल्ली फ्रेमवर्क को ऑन फार्मर्स राइट्स। जो ग्लोबल सिंपोसियम ऑन फार्मर्स राइट्स था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के सेक्रेटेरिएट द्वारा। और आप जानते हैं कि ये आता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। की हाइलाइट्स क्या है दिल्ली फ्रेमवर्क के, वो आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिंग फंक्शनल सिनर्जी अक्रॉस डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस इंस्ट्रूमेंट, साइलोज में वो काम ना करें, CBD, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये सब कुछ दे शुड कोलैबोरेट विद ईच अदर, अगर आप सच में फार्मर्स राइट्स को एक सच्चाई बनाना चाहते हैं। ओके, सपोर्ट किया जाए फार्मर मैनेज्ड सीड सिस्टम को फॉर ट्रेडिशनल वेराइटीज, क्रिएट की जाए सेल्फ सस्टेनिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग वैल्यू चेन, बिल्ड किया जाए फार्मर सेंट्रिक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज को इंक्लूडिंग साउथ साउथ, ट्राइंगुलर एंड रीजनल कॉपरेशन। साउथ साउथ मतलब ग्लोबल साउथ।
आप जानते हैं ITP-GRFA यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये क्या है? इसे हम सीड ट्रीटी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये एक मेजर इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसे हम कंजर्व करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। जो भी PGRFA है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके तो ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को प्रमोट प्रिजर्व करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि ये सीड ट्रीटी एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है जिसको 2001 में अडॉप्ट किया गया था एंड इट entered into force in 2004। आप जानते हैं इसका जो एक्ट है वो हमने पिछले इन्वायरमेंट के वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा भी था, इसीलिए इंडिया इज अ पार्टी। Okay, it makes it possible to share plant genetic resources across borders as well। एक यूनिक मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के माध्यम से अक्रॉस बॉर्डर्स भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। इंडिया क्योंकि इसका मेंबर है इसलिए इंडिया को अडॉप्ट करना पड़ा, एनैक्ट करना पड़ा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 जो सेफगार्ड करता है फार्मर्स के इंटरेस्ट को। ओके और ये सब तो आप जानते ही हैं। अब हम आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। एक्चुअली मुझे समझाना है आपको आर्कटिक पोल, क्योंकि वो ना यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से लिखा हुआ है। आई थिंक समझना खुद से बहुत ही मुश्किल है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे आर्कटिक पोल देखना है और भी कुछ कुछ चीज़ें जिनकी न्यूज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे इकोसाइड, वो आपके प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको और हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण वाले जो अवार्ड्स की क्या कैटेगरीज होती हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हमें यहाँ समझनी है अपने थ्रू। लेकिन उससे पहले मरीन लाइट पोल्यूशन। ओके, आप समझ गए होंगे लाइट पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे डार्क रिजर्व्स बन रहे हैं आजकल, डार्क स्काई रिजर्व्स है ना, वैसे ही यहाँ पे हम रात के समय तो रात होनी चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली रात भी बहुत ज़रूरी है। दिन रात ये जो मरीन एनिमल्स हैं या स्पीशीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो नेस्टिंग पीरियड है या फिर एग्स हैचिंग पीरियड है या कुछ भी है ना, तो वो इस रिदम के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन आप परमानेंटली ही अगर उजाला ही उजाला रहेगा तो आप डिसरप्ट कर रहे हैं उस पूरे नेचुरल प्रोसेस को, और आपको नहीं रियलाइज हो रहा कि मिलियंस ऑफ जो एनिमल्स हैं, मरीन स्पीशीज हैं, आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं, रिस्क पे लेके आ रहे हैं अपने इन सो कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट्स और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर या टूरिज्म के चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जैसे लद्दाख में जो डार्क स्काई रिजर्व है वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी करने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी बाय जर्नल एक्वाटिक कंजर्वेशन, the marine light pollution threatens coastal marine systems। light pollution क्या होता है? light pollution is nothing but artificial light at night, जिसे हम यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक्रोनिम भी। तो ये कुछ नहीं है एक्सेसिव, मिसडायरेक्टेड या फिर ऑब्ट्रूसिव आर्टिफिशियल लाइट है इन्वायरमेंट में, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा है, वहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ है ना, डिसरप्ट कर रही है पूरे इकोसिस्टम को। आप जानते हैं मरीन इकोसिस्टम के लिए सोर्सेज क्या है लाइट के? नेचुरल सोर्सेज है मूनलाइट, सनलाइट, स्टारलाइट, बायोल्यूमिनेसेंस, जो बहुत सारे एनिमल्स की वजह से देखने के लिए मिलती है ना। फिर होते हैं आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफ शोर, है ना, तो उसमें लाइट है, सिटी लाइट्स हैं, विंड फार्म्स हैं आइलैंड डेवलपमेंट के लिए, या वैसे ही लोग रह रहे हैं, तो ये सारे सोर्सेज हैं आर्टिफिशियल लाइट के। ओके, वहाँ पे मस्ती ही चलती रहती है परमानेंटली शोर्स पे। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सिग्निफिकेंस क्या है लाइट की मरीन इकोसिस्टम के लिए? देखिए, ओशन आप जानते हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 3 जोन्स में बटा हुआ है ऑन दी अमाउंट ऑफ सनलाइट इट रिसीव्स, है ना। सबसे ऊपर वाला होता है यूफोटिक, जहाँ पे खुद आप फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा सनलाइट अवेलेबल है। तो ये बेसिकली 200 मीटर तक रहता है, लेस देन 200 मीटर तक की हाइट तक। ठीक है, हम देख ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट नाइसली। तो ये हो गया यहाँ पे यूफोटिक।
ठीक है, क्योंकि ये 200 मीटर से ऊपर ऊपर है। फिर उसके बाद नीचे होता है 200 मीटर से 1000 मीटर तक की डेप्थ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पोटिक। ठीक है, फिर इसके बाद बिलो 1000 मीटर हम इसे एफोटिक, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, एफोटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ डिसरप्ट कर देंगे देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन आर्टिफिशियल अगर आप लाइट परमानेंटली अवेलेबल करते हैं तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। देखिए, जो मेटिंग का टाइम है, रिप्रोडक्शन का, एग हैचिंग का, हार्मोन्स जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, ग्रोथ सिस्टम जो है, फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस सिस्टम, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सजेशन क्या है, रेड लाइट यूज कर लो। कोस्टल एरियाज में लाइट ही यूज करनी है तो दिख जाएगा ह्यूमंस को उसमें भी। ओके, सो यूज रेड लाइट, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सजेशन हियर। ओके, बैरियर्स बिल्ड कीजिए आर्टिफिशियल लाइट के खिलाफ। मरीन कंजर्वेशन एरियाज, डार्क स्काई एरियाज अगर बन सकते हैं तो यहाँ पे डार्क मरीन एरियाज बना दो, कुछ तो ऐसा करो। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो एरिया है वो डार्क स्काई रिजर्व बना दो, डू समथिंग अबाउट इट। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगर आप परमानेंटली यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट को ब्रेक नहीं कर सकते तो कुछ सर्टन पीरियड्स के लिए, जो आपको पता है वो पीरियड्स मरीन कम्युनिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब लाइट पोल्यूशन रिड्यूस कर दो। क्योंकि आपको पता है एग हैचिंग टाइम होता है, यूजुअली ये होता है वो होता है, यू नो एवरीथिंग राइट, यू बीन देयर फ्रॉम लाइक लॉन्ग टाइम। ओके, बाकी ऑल्टरनेटिव्स लेके आइए। क्यों रात को क्रूजेस, लाइट हाउसेस, ये क्या है, मतलब ब्रिंग विद ब्रिंग सम ऑल्टरनेटिव्स टू दीज थिंग्स। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। अब हम आते हैं अटलांटिफिकेशन के लिए के ऊपर। ये प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से पहली बात तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, है ना। उसमें ऐसे पूरा प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू मीन बाय अटलांटिफिकेशन। अटलांटिफिकेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली व्हाट, या फिर कुछ भी ऐसा पता होना चाहिए। देन यू मस्ट नो व्हाट इज अटलांटिफिकेशन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अटलांटिक जैसा बन जाना किसी चीज का, उसे अटलांटिफिकेशन, या फिर अटलांटिक जैसी जगह का स्प्रेड होना कहीं पे, है ना। तो ये तो हमें इससे पता चल ही रहा है। तो अटलांटिफिकेशन कुछ नहीं है, आर्कटिक ओशन जो है उसको सॉल्टियर और वार्मर बनाना है। आर्कटिक ओशन आप समझते हैं, ठीक है। अटलांटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें जो वार्म वाटर है अटलांटिक से, दैट इज बीइंग एडवेक्टेड into the Arctic Ocean in increasing amounts, thereby making some parts of the Barents Sea to more closely resemble the Atlantic। यानी कि आर्कटिक ओशन थोड़ा थोड़ा अटलांटिक जैसा लगने लगे, क्योंकि वो इतना ठंडा नहीं बचा, क्योंकि अटलांटिक ओशन का बड़ा सारा सॉल्टियर और वार्मर वाटर जो है वो वहाँ एडवेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसे हम अटलांटिफिकेशन कहते हैं। यू मस्ट नो दिस प्रोसेस, है ना। और अगर यहाँ पे हम देखें, देखिए आर्कटिक ओशन की स्ट्रैटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, जो ओशन स्ट्रैटिफिकेशन होती है, लेयर्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो टॉप ऑफ द आर्कटिक ओशन है इट्स टिपिकली कवर्ड बाय सी आइस। नाउ बिलो दिस वी हैव अ लेयर ऑफ कूल फ्रेश वाटर, उसके नीचे वी हैव डीपर लेयर ऑफ वार्मर सॉल्टियर वाटर। ठीक है, तो डिलीवर्ड टू आर्कटिक फ्रॉम, ये बेसिकली ऑफ कोर्स अटलांटिक से आता है। तो ये बेसिकली तीन अगर हम लेयर्स देखें तो ये आइस है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कूल, बहुत ठंडा फ्रेश वाटर है इसके नीचे, और इसके नीचे होता है वार्म सॉल्टियर वाटर। ठीक है, जो नीचे से बेसिकली थर्मोहलाइन सलाइन वो वाला आप समझते हैं ना, जो सर्कुलेशन वहां से आया होता है। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझते ही हैं यहाँ पे। लेकिन अब क्या है ना, यहाँ पे ये जो लेयर्स हैं दे आर हेल्ड एज इट इज, दे आर हेल्ड इन प्लेस, क्योंकि यहाँ पे जो सलाइनिटी है वो डिफरेंस है, यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन की डिफरेंस है, इसीलिए ऐसे के ऐसे ही रहता है, एकदम स्टिल रहते हैं ये लेयर्स। ठीक है, तो इसीलिए जो ऊपर वाली सी आइज है वो मेल्ट नहीं होती, ओके, फ्रॉम द इनकमिंग वार्म वाटर फ्रॉम द अटलांटिक इज वेल। ओके, सो दिस इज मेंटेन्ड एज सच बिकॉज ऑफ द सलाइनिटी। लेकिन क्योंकि आर्कटिक आइस कवर में हमें रैपिड डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है रिसेंट डेकेड्स में, इट इज कॉजिंग द ओशन टू मिक्स टुगेदर, दीज लेयर्स टू एक्चुअली मिक्स टुगेदर, है ना। और इससे भी कहीं ना कहीं अटलांटिफिकेशन और ज्यादा हो रही है। देखिए कि पूरा फीडबैक सिस्टम बन गया है, पूरा लूप बन गया है कि एक बार अटलांटिफिकेशन ट्रिगर हो गई, स्पार्क हो गई, तो फिर फर्दर मेल्टिंग ऑफ सी आइज होती है, फिर फर्दर मेल्टिंग ऑफ सी आइज होगी तो और अटलांटिफिकेशन होगी, और अटलांटिफिकेशन होगी तो फिर फर्दर मेल्टिंग ऑफ आइस होगी, फर्दर मेल्टिंग ऑफ आइस होगी तो फिर और अटलांटिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। रिसर्चर्स का ये कहना है, बहुत ध्यान से सुनिए, कि अटलांटिफिकेशन इज ड्रिवन बाय अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं आर्कटिक डायपोल।
आई होप आप समझते हैं डायपोल का मतलब क्या होता है, जिसके दो पोल्स होते हैं, यही होता है डायपोल का मतलब। यहाँ भी यही है, सिंपल रखिए इसको बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग इतना है वरना ये इस बार का पूरा टेक्स्ट इन्वायरमेंट का। तो ये जो अटलांटिफिकेशन है ये आर्कटिक डायपोल की वजह से हो रही है, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है। अब लेट मी जस्ट टेक अनदर पेन हियर, लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू। अगर यहाँ पे आर्कटिक डायपोल है, अगर दो पोल्स हैं तो ऑफ कोर्स, और इसे हम क्योंकि आर्कटिक डायपोल अनोमली भी कहते हैं, तो दोनों पोल्स में ना कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से ड्राइव हो रहा है कहीं ना कहीं और ज्यादा ये अटलांटिफिकेशन। हमें बस ये समझना आर्कटिक डायपोल क्या है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बताऊं तो 1990s के आसपास या फिर अर्ली 2000s ले लीजिए, बहुत सारी स्टडीज हुई आर्कटिक सी आइज एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली जब ये स्टडीज चल रही थी, इससे पहले हमें यही लगता था कि जो आर्कटिक सी आइज है वो एक्सपोर्ट तो होती है डिफरेंट जगहों पे, लेकिन वो होती है आर्कटिक ऑसिलेशन की वजह से या नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन की वजह से, सो दे आर प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द एक्सपोर्ट। लेकिन फिर और स्टडीज हुई, जैसे कहीं कहीं स्कॉलर्स थे, विंजे, हसूमी, इन लोगों ने बेसिकली कुछ और स्टडीज की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमेशा ना ये जो सी आइज एक्सपोर्ट में वेरिएबिलिटी हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कैसे किससे, है ना, ये सब कुछ ना आर्कटिक ऑसिलेशन या नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि रीजन क्या है, लेकिन उन्होंने बोला कि हर जगह ना फिट नहीं बैठ रही है थ्योरीज, है ना। फिर आता है 2006 का समय। 2006 में क्या होता है, जो आर्कटिक डायपोल अनोमली है, इसको फॉर्मली प्रपोज किया जाता है बिंगी व्यू, जियावांग और कुछ बेसिकली साइंटिस्ट, और नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इसको प्रपोज किया कि अच्छा ये है बेसिकली और भी एक रीजन, और भी एक फैक्टर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा सी आइज एक्सपोर्ट में वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्कटिक डायपोल है, इट फॉलोज एन अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर साइकिल, ओके। और ये जो अभी वाला जो 15 ईयर साइकिल है वो एक्चुअली शुरू हुआ था 2007 में। तो अभी क्या 2022 तक वैसे आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 2023 तक खत्म हो ही रहा है, ऑलमोस्ट वी आर टू नियरिंग टूवर्ड्स एन एंड ऑफ इट, ये वाले 15 ईयर साइकिल का, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इफ आई जस्ट रीड इट हियर, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जैसे लिखा ना, एक पॉजिटिव फेज है और एक यहाँ पे नेगेटिव फेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव फेज में एंटर किए थे 2007 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज को ही हम यहाँ देख लेते हैं। So it's characterized by high pressure centered over the Canadian sector of the Arctic, producing clockwise winds, and low pressure over the Siberian Arctic with counterclockwise winds. तो यही होता है बेसिकली इसमें। आप जानते हैं आर्कटिक फैला हुआ है, आर्कटिक कंट्रीज है ना, जैसे कनाडा के ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो कनेडियन सेक्टर है या कनाडा वाला रीजन है, तो यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, ओके। और हाई प्रेशर यहाँ पे है और यहाँ पे होती है क्लॉकवाइज विंड्स, ठीक है, जनरेट। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं साइबेरियन रीजन पे। ये कनाडा है, ये है साइबेरिया, ठीक है। डायपोल तो बनाना ही है ना। तो और ये जो साइबेरिया वाला रीजन है, यहाँ पे है लो प्रेशर, और लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज विंड्स जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये बन गए दो पोल्स, ठीक है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। और ये है पॉजिटिव फेज वाला, ओके। तो ये पॉजिटिव फेज वाले में अभी हम हैं, वी आर नियरिंग टुवर्ड्स एन एंड ऑफ इट। तो आपको बस यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि ये होता है, दो पोल्स ऐसे बनते हैं और ये इम्पैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं अटलांटिफिकेशन को। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। मुझे वैसे आइडियली आपको डायग्राम्स भी बताने चाहिए यहाँ पे, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी है एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, वाई टू गेट इन टू थिंग्स। जो पॉजिटिव फेज है आर्कटिक डायपोल का, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्लोइंग आर्कटिक आइस सी लॉस, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अभी भी हम इसी स्टेज में हैं, ओके। एंड
by restricting Atlantic water into the Arctic via Fram Strait and negative phase accelerate. So आपको बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव फेज में जो अटलांटिफिकेशन है वो कम हो जाती है और नेगेटिव फेज में एक्सेलरेट हो जाती है. सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर, ये रिवर्स वाली चीज़, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं इकोसाइड के ऊपर, फिर हम देखेंगे एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस जो इसके नीचे लिखा है. इकोसाइड क्या होता है? जैसे जेनोसाइड होता है ना, जेनोसाइड में क्या होता है? लोगों को मारना, है ना, बहुत बड़े स्केल पे. वैसे इकोलॉजी को जब आप मारेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे बहुत बड़े स्केल पे, उसे हम इकोसाइड कहते हैं. ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि इकोसाइड क्या है. आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, एस्से के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये न्यूज में क्यों है? एक माया ट्रेन प्रोजेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है मेक्सिको में, ठीक है, जो लिंक करने वाला है टूरिस्ट्स को विद हिस्टोरिक माया साइट्स. लेकिन इस ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे एक्टिविस्ट्स ने स्पार्क किए हैं कंसर्न्स कि इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल इन्वायरमेंटल और कल्चरल इम्पैक्ट होने वाला है. इनफैक्ट ये डिबेट खींचते हुए ऑफ कोर्स एक्टिविस्ट कहाँ तक ले गए कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो इकोसाइड करेगा. ओके, सो दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी गिल्टी ऑफ इकोसाइड. ऐसा बेसिकली यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है. और आप ये भी जानते हैं एक ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट चल रही है टू क्रिमिनलाइज इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. अगर जेनोसाइड एक क्राइम है तो वैसे ही इकोसाइड भी एक क्राइम होना चाहिए. ये बेसिकली यहाँ पे रैशनल है. सो इकोसाइड इज नथिंग बट किलिंग वंस होम और इन्वायरमेंट, इफ आई गो बाय द ग्रीक एंड लैटिन डेफिनेशन. ओके, तो ये चीज़ ऑल्दो आप जानते हैं कि कोई यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड लीगल डिस्क्रिप्शन इकोसाइड की नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स दे केम टुगेदर. ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो बेसिकली एक एनजीओ है, स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन. मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले कि किसने डेफिनेशन दी है, ठीक है. तो स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन करके एक एनजीओ है. ओके, सो दीज लॉयर्स केम टुगेदर in June 2021, okay, and they crafted a definition. So इनका बेसिकली एम यही था कि इन्वायरमेंटल डेवस्टेशन को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के कैटेगरी में लेके आया जाए. तो उन्होंने इकोसाइड को कैसे डिफाइन किया? अनलॉफुल और वांटन एक्ट्स कमिटेड विद नॉलेज दैट देयर इज अ सब्सटैंशियल लाइक्लीहुड ऑफ वाइड स्प्रेड और लॉन्ग टर्म डैमेज टू इन्वायरमेंट बीइंग कॉज्ड बाय दोज एक्ट्स. मतलब आपको पता है कि जो एक्ट्स आप कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज आप कंडक्ट कर रहे हैं, आपको पता है, यू आर अवेयर कि एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके इस एक्ट की वजह से बहुत सीवियर और एक्सटेंसिव हार्म होने वाला है इन्वायरमेंट को, तब भी आप वो करते हैं, ठीक है. तो उसे इकोसाइड कहा जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. जो आर्थर गैल्स्टन है, 1970 में इन्होंने पहली बार इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को जेनोसाइड से लिंक किया था. जब एजेंट ऑरेंज यूज़ किया गया था, एक हर्बिसाइड था जो यूएस ने यूज़ किया था वियतनाम वॉर के दौरान, ठीक है. तो तब इन्होंने बेसिकली कहा था कि देखिए इसकी वजह से, ठीक है, यू यूजिंग इट फॉर योर ओन पर्पस, यू यूजिंग इट फॉर जेनोसाइड, पर आपने ये तो देखा ही नहीं इसका इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कितना है. सो इस तरह का कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. इकोसाइड ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है क्राइम के रूप में बहुत सारी कंट्रीज में, बट इंडिया इज येट टू मेक इट एन ऑफेंस. इंडिया विल डू दिस वेरी सून, आई डू बिलीव. पर अभी क्या है ना, इंडिया खुद ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए, जो बड़े सारे एक्टिविस्ट कहते हैं कि दे आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट एंड ऑल. सो ऑफ कोर्स वो एक थोड़ा थ्रेटन कर सकता है. लेट्स जस्ट सी यहाँ पे और क्या लिखा है. लेट मी कम टू स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 1. Then we will also be discussing, this is important, very important, क्योंकि पूरा सुप्रीम कोर्ट का केस है. अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ी थी, मेरे साथ कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो ये आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. UNDP लॉन्चेस नेशनल कार्बन रजिस्ट्री. बाकी चीज़ें आर नॉट लाइक जो कुछ समझने वाला नहीं है, बट लेट्स जस्ट सी. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आप जानते हैं
रिसेंटली स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे जानते हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, किसके अंडर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप के अंडर। एनकैप एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जहाँ पे बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट करती हैं, स्टेट्स कोलैबोरेट करती हैं, ताकि जो एयर क्वालिटी है सिटी में, रीजन में, नेशनल लेवल पे वो इम्प्रूव की जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के? हमें इन्फॉर्म करना है सिटीजन्स को अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू एक्सपोजर टू बैड एयर क्वालिटी, अवेयरनेस जनरेट करनी है अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कंपेयर करना है डिफरेंट लोकेशंस की एयर क्वालिटी कंडीशंस को और उनको अवॉर्ड करना है अच्छी एयर क्वालिटी कंडीशन पे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स किए हैं। अचीव करना है गोल एनकैप का विच इज क्लीन एयर फॉर ऑल। ओके, अब आपको पता है 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं जो कवर की जाती हैं एनकैप के अंडर। नॉन अटेनमेंट सिटीज मतलब जिसमें कुछ कमी पेशी रही है, वो एग्जैक्टली मतलब अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही है क्लीन एयर से रिलेटेड। तो इन कंट्रीज को ये जो ऑल 131 cities covered under NCAP are required, please listen to me, all 131 cities under NCAP are required to do the self-assessment as per the framework provided under Pran online portal. Dashboard to capture the progress of NCAP program. 131 cities are categorized into 3 groups. आप जानते हैं कि जिसकी बेसिकली पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके बिहाफ पे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है इसको. यू मस्ट नो दैट. एंड लेट मी जस्ट सी वन थिंग हियर. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली टॉप 3 सिटीज़ हर एक कैटेगरी में, जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें एक कैश प्राइज मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है. तो इंदौर ने यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली, फर्स्ट रैंक हासिल की है. फिर उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में अमरावती ने यहाँ पे हासिल की है फर्स्ट रैंक. सेकेंड कैटेगरी क्या है, 3 से 10 लाख पॉपुलेशन वाली. और फिर परवाणु है. परवाणु इज बेसिकली आप जानते हैं HP सोलन में है. ओके, तो ये थर्ड कैटेगरी क्या है, 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाली जगह है. तो इससे यहाँ पे फर्स्ट प्राइज अचीव किया है. बहुत इंपॉर्टेंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अवार्ड जीतने के लिए, और बेसिकली ये जो सर्वेक्षण है इसमें किस किस पैरामीटर को कितना वेटेज दिया गया है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस में भी पूछ लेते हैं व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स. तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बायोमास और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग को 20% यहाँ पे वेटेज दिया गया कि इसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आप, इसको कितना कंट्रोल कर पाए हैं. रोड डस्ट को भी 20%, dust from construction and demolition waste 5%, vehicular emissions again 20%, emissions from industries 20%, improvement in PM10 concentrations 2.5%. आई होप आप समझते हैं. नॉन अटेनमेंट सिटीज को भी PM10 और NO2 की एमिशंस में आप अगर अच्छा नहीं कर रहे तभी आपको नॉन अटेनमेंट सिटी बोला जाता है एनकैप के अंडर. ठीक है, फिर उसके बाद IAC एक्टिविटीज़ पब्लिक अवेयरनेस 2.5%. आप क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए एंड ऑल ऑफ दैट. अदर एमिशंस 10%. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. लेट मी जस्ट चेक व्हाट ऑल इज देयर. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फॉर्म किया है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. तो यहाँ पे क्या है, किस एक्ट के अंडर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए इसको बनाया गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और आप जानते हैं, और फाइनली ये बन गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लाने के चक्कर में परमानेंट स्टैट्यूटरी CEC. स्टैट्यूटरी तो इसलिए बन गई क्योंकि एक्ट के अंडर है, और परमानेंट इसलिए बन गई क्योंकि इससे पहले एडहॉक एक बॉडी हुआ करती थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि आप जो भी हम दे रहे हैं
ऑर्डर्स उसको अधेयर किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, वो आप हमें आके बताते रहना, ऐसा था। तो अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन वे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ आ गया। और अब क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए बनाया था, जो इससे पहले वाली बॉडी थी CEC जो थी, ताकि सरकार पे नज़र रखी जा सके, सरकार को ऑन टोज रखा जा सके, सरकार को डांटा भी जा सके अगर वो उनके ऑर्डर्स नहीं इन्वायरमेंट रिलेटेड अपनाए। अभी क्या सरकार खुद को क्या करेगी? सरकार वुड पनिश इटसेल्फ? नो, इट वुड नेवर डू दैट। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। व्हाई हैज सुप्रीम कोर्ट डन इट? ऑफ कोर्स वी नेवर नो, बट a lot of criticism is going into this act. So the permanent CEC will replace an ad hoc CEC जिसे 2002 में बनाया गया था for monitoring the implementation of Supreme Court's order. अब CEC का ये नई CEC का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा? एक चेयरमैन होंगे, 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे जिनको 3 साल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, एक्सटेंडेबल अप टू द एज ऑफ 60। चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे एक सर्विंग ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ DIG ऑफ फॉरेस्ट डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये इंश्योर किया जाएगा। फंक्शन क्या होगा? मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। अगैन वही जो पहले हुआ करते थे, बट अगैन सेंटर ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रही है, होल कंट्री इसकी jurisdiction है। If the state differs from CEC's recommendation, it shall be referred to the center, whose decision shall be final and binding. बट अगैन यहाँ पे कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, क्योंकि एडॉक पैनल में 2 members होते थे NGOs के। I will be ending the video here. I will see you in the next video. Thank you so much. Please like the video, subscribe to the channel.